हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी की सीरीज पे। तो आज हम देखेंगे कि हम लोग क्लास 10th की जो पाठ्य पुस्तक है लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2, तो इस चैप्टर को भी हम इसके जो है चैप्टर 7 पे थे। और आज हम इसके जो चैप्टर 7 का नाम है लोकतंत्र के परिणाम, तो लोकतंत्र के परिणाम में हम देखेंगे इसके। आज हम इसके अगले पार्ट की ओर बढ़ेंगे, तो इसको देख सकते हैं भाग 6 की तरफ। और इससे पहले हम देख लेते हैं कि आज के टॉपिक पे हम क्या पढ़ेंगे। तो देख सकते हैं कि नागरिकों की गरिमा और आज़ादी पे आज हम चर्चा कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक इमोशंस भी है जो आप क्या है हो सकता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, आज़ादी और गरिमा पर पूर्ण जीवन का अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने भाई बंधुओं के साथ कर सकते हैं, अपने मित्रों के साथ कर सकते हैं। ठीक, इसको समझ सकते हैं। तो या समाज में इस बात को आप रख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो देखेंगे इस चैप्टर में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम क्यों ये पढ़ना चाहते हैं। तो देखेंगे आप कि अगर आप यूपीएससी सीएससी, यूपीपीसीएस, जीएस मेंस के पेपर 2 से तैयार करना चाहते हैं, तो आप क्लास 10 6 से या जो भी हैं 6 7 8 9 10 में जितनी भी हैं उसको देख सकते हैं 12 तक। तो कहीं ना कहीं आपको कंप्लीट एक बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक समझ हो जाएगी। दूसरा, आंसर राइटिंग में ऐसा नहीं सिर्फ ये आपको क्या है सिर्फ जीएस के पेपर 2 में ही काम आएगी, आपको जीएस के 4th पेपर में भी आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो इस 4th पेपर को भी आप देख सकते हैं। इसमें कहीं ना कहीं आपको इन चीज़ों का एप्लीकेशन बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, एक चीज़ और बता दें, अगर जीएस पेपर 1 की तरफ चलेंगे तो आपको क्या है सोशल इशू, इंडियन सोसाइटी में जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं आपके लोकतंत्र से जुड़े हैं, आपसे जुड़े हैं। तो लोकतंत्र के मुद्दे समाज के मुद्दे हैं और उन समाज के मुद्दों को आप बेहतरीन तरीके से इस चैप्टर से समाहित समसामयिक तरीके से एप्लीकेशन करते हुए अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, अच्छे नंबर पा सकते हैं। अब बात करते हैं जीएस पेपर 3 की तरफ, जहां इकोनॉमी दिखाई पड़ेगी, जहां दिखाई पड़ेगी क्या साइंस एंड टेक, इकोलॉजी। तो आपको लोकतंत्र में क्या क्या उत्तरदायित्व हैं, तो इन चीज़ों को भी आप समझे रहेंगे। क्या सरकारें आपके लिए क्या काम करती हैं, क्या अर्थतंत्र पे काम करती हैं, सिर्फ लोकतंत्र का दूसरा पहिया अर्थतंत्र कहलाता है क्या, आप उसको समझ सकते हैं। लोकतंत्र का दूसरा पहिया सोसाइटी कहलाता है क्या, आप इसको समझ सकते हैं। लोकतंत्र का दूसरा पहिया कह सकते हैं क्या कि कल्चर है, विविध धर्म हैं, तो इनको देख सकते हैं। विविधता में एकता की बात करते हैं। तो समझने के ऊपर है आप क्या समझते हैं, कितना समझते हैं। एनसीईआरटी आपको इतना ज्ञान देती है कि आप एक अच्छे मार्क्स को ले आ सकते हैं, या यूपीएससी हो चाहे वो यूपीपीसीएस हो। तो बात करते हैं यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस, जहाँ भी यूपीएससी की तरह जीएस के में जो मेंस का पेपर है 2, और ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर आप पॉलिटिकल साइंस से तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये बेहतरीन तरीके से समझ होनी चाहिए। दूसरा, अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ऑप्शनल सब्जेक्ट है तब भी आपको लोकतंत्र, भारतीय संविधान की समस्याएं, इन समस्याओं पे एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से काम करता है, ये भी लोकतंत्र के परिणामों का एक हिस्सा है। आप इसको देखेंगे। अगर आप नेट दे रहे हैं, पीजीटी दे रहे हैं, तब भी आपको इनकी समझ होनी चाहिए। हम बात करेंगे क्लास 10th में, तो इसे देखते हुए यूपीएससी, सीएससी हमने आपको ये चीज़ें बता दी हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि इससे पहले हम बात कर रहे हैं नागरिकों की गरिमा और आज़ादी। तो आपको एक चीज़ और इससे पहले बता देते हैं, शायद आगे पीछे हो गया कुछ। इस चैप्टर में आप देखेंगे तो हम कहीं ना कहीं चैप्टर 7 इसको लास्ट यूनिट की तरफ हैं। तो आप यूनिट बाय यूनिट तैयार करें हर चीज़ में। ये भारत के उद्देश्य का है। आज हम जो भारतीय लोकतंत्र में एक जो गरिमा में पूर्ण जीवन है, स्वतंत्रता में पूर्ण जीवन है, ये इस उद्देश्य का भारतीय संविधान का आधार है। तो देख सकते हैं कुंजी है, तो कुंजी के ही ये शब्द हैं। देखिए आपको स्वतंत्रता वर्ड दिखाई पड़ेगा, कहीं आपको गरिमा पर पूर्ण जीवन भी दिखाई पड़ रहा होगा, आप उसे देख सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको क्या है देख सके, व्यक्ति की गरिमा
जैसे राष्ट्र की गरिमा है, वैसे ही एक व्यक्ति से बना राष्ट्र भी, क्योंकि भारतीय संविधान के तहत, भारतीय सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के तहत एक व्यक्ति भी एक राष्ट्र की संकल्पना को निर्मित करता है, आप इसको लिख सकते हैं। तो एक व्यक्ति की गरिमा किस तरीके से राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाता है, इसको देख सकते हैं। बंधुता को बढ़ाता है, इसको देख सकते हैं। स्वतंत्रता, समानता, न्याय को बढ़ावा देता है। इन चीज़ों को आप बेहतरीन तरीके से भारतीय संविधान की उद्देशिका में उतारा गया है। आप इनको देख सकते हैं इस संदर्भ में कि हमने आपको इन चीज़ों को बता दी। आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम में भी जो बेसिक्स हैं तो पॉलिटी के वो भी आपको देखने को मिलेंगे, जो आपको देखने को मिलेंगे कुछ एप्लीकेशन, कुछ थ्योरेटिकल, कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो क्या है आज लोकतंत्र का आधार बन गए हैं, वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। आपको जगह जगह एग्जाम्पल भी दिखाई दिए हैं एनसीईआरटी में। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अब कि नागरिकों को गरिमा में पूर्ण जीवन और आज़ादी की क्यों आवश्यकता पड़ी। ऐसी क्या आवश्यकता थी कि पहले नहीं थी। तो देख सकते हैं भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य से पहले भी भारत में बहुत सारे किंगडम थे, बहुत सारे राजतंत्र थे। उस समय लोकतांत्रिक जीवन नहीं था, लेकिन उन राजतंत्रों में आप देखेंगे कुछ ना कुछ लोकतांत्रिक प्रक्रिया आपको दिखाई पड़ रही थी। जैसे जैसे धीरे व्यक्ति शिक्षित होता चला गया, वैसे वैसे उसने अपने अधिकारों के प्रति सजग होता चला गया, मांग करता चला गया। और जब ब्रिटिश कॉलोनियन के तहत जब हम शासित होते हैं तो एक कहीं ना कहीं शिक्षित व्यक्ति सामने आकर जो क्या है पश्चिमी विचारधारा से सबसे पहले प्रेरित होते हैं। उस विचारधारा के तहत भारत के लोगों में भी क्या है जागरूकता फैलाते हैं। उस जागरूकता के तहत उनको गरिमा में पूर्ण जीवन और आज़ादी पूर्ण जीवन जीने की एक विचारधारा को उनके बीच रखते हैं, उनका साथ पाते हैं। धीरे धीरे वो क्या करते हैं, ब्रिटिश जो शासित राज्य था उसके खिलाफ लड़ाई करते हैं। भारतीय जो समाज में कमियां थीं उनमें गरिमा में पूर्ण और जीवन आज़ादी पूर्ण जीवन जीने के लिए साथ साथ उन्होंने उसके लिए भी लड़ाई लड़ी। और इसके लिए ब्रिटिश कॉलोनियन या ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी। इसके बाद उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कुछ व्यक्तियों ने, आप देखोगे बहुत सारी पर्सनालिटी हैं जो उन्होंने इस काम के लिए काम किया है, चाहे वो बाल गंगाधर तिलक हों, चाहे वो बिपिन चंद्रपाल हों, चाहे लाल बाल पाल कह सकते हैं, सभी व्यक्ति ने इसमें अपना योगदान दिया है। चाहे वो गर्मपंथी हों, चाहे वो चरमपंथी हों, चाहे वो नरमपंथी हों, चाहे वो मध्यम वर्गीय हो, ठीक है। तो सभी वर्गों ने इस विचार को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़े हैं। तो आप देखेंगे इसी के तहत जब भारतीय संविधान भारत आज़ाद होता है, उस आज़ादी के क्रम में आप देखेंगे कि नागरिकों को गरिमा में पूर्ण और आज़ादी भरा जीवन जीने के लिए भारतीय संविधान में अधिकारों की बात की। अधिकारों की कोई परिभाषा तो नहीं दी गई भारतीय संविधान में कि ये अधिकार हैं, लेकिन कुछ अधिकार व्यक्ति को जन्म के साथ प्राप्त होते हैं, कुछ अधिकार जो है देखोगे वैधानिक, राजनीतिक, अन्य अधिकार प्राप्त हो जाते हैं जो भारतीय संविधान में लिखित हैं। तो आप देखेंगे कुछ प्राकृतिक अधिकार हैं जो व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होते हैं, और कुछ अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ क्या है संविधान के तहत, भारतीय संविधान है तो भारतीय लोगों को प्राप्त होगा, अन्य देशों का संविधान है तो अन्य देशों का लोगों को प्राप्त होगा। क्योंकि क्या है ये लोकतंत्र, ये संविधान भारत के लोगों से मिलकर बना है, मानवता से मिलकर बना है। तो मानव और मानवता के जो अधिकार हैं जो यूनिवर्सल रूप से वो सभी व्यक्तियों को मिले हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, जिन चीज़ों से एक्सेप्ट किया है। तो चलते हैं, अगर हम बात करें इस संदर्भ में नागरिकों की, आप इनसे क्या समझते हैं? क्या इन्हें गरिमा में आज़ादीपूर्ण जीवन कह सकते हैं अगर इन्हें अधिकार मिले हैं? पहला, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और आज़ादी ही। दूसरा है, क्या आज़ादी ही अधिकार हैं? ऐसा आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार, इन सभी को आप देख सकते हैं भारतीय संविधान में क्या है, आपको अधिकार प्राप्त हैं। अगर आपको इन अधिकारों की आज़ादी हनन होती है तो एक अधिकार मिला है उपचारों का अधिकार। तो देख सकते हैं इस उपचार के तहत आप क्या है, आप गरिमापूर्ण और आज़ादी भरा जीवन जीने के लिए मांग सकते हैं, सरकार से मांग कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से मांग कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि अधिकार सीधे व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने का अधिकार देते हैं। तो देखेंगे नागरिकों की गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए और आज़ादीपूर्ण जीवन, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्त हो चुकी है आपको 1947 में, तो आज अब क्या है 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस 70वीं वर्षगांठ में आपको क्या क्या प्राप्त हुआ है तो देख सकते हैं। देखेंगे व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी के मामले में क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था
किसी भी शासन अन्य प्रणाली से काफ़ी आगे है। दुनिया में जितनी भी लोकतांत्रिक प्रणाली हैं, ठीक है, आप देखोगे एक दलीय बहुदलीय, जहाँ लोकतंत्र है, ठीक है, जहाँ लोकतंत्र है, जहाँ फांसीवादी लोकतंत्र है या अधिनायकवादी लोकतंत्र कह सकते हैं उसे, इन लोकतंत्रों में आप देखोगे जहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया सबसे बेहतर है, वहाँ गरिमामयपूर्ण जीवन, आज़ादीपूर्ण जीवन जीने के अधिकार ज़्यादा मिले हैं। तो आप देख सकते हैं क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ के लोगों के से सम्मान पाना चाहता है। आपके अगल बगल लोग होंगे, आप उनसे सम्मान पाना चाहते हैं तो सम्मान देना चाहते हैं, ठीक, दोनों चीज़ें हैं। अक्सर टकराव तभी पैदा होते हैं, इस बात को गरिमापूर्ण आज़ादी भरे जीवन की बात कर रहे हैं, हम पूरे क्रक्स की बात करेंगे, सिर्फ इसी पे रहेंगे तो देख सकते हैं कि अक्सर टकराव तभी पैदा होते हैं जब लोगों को लगता है कि उनके साथ सम्मान का व्यवहार नहीं किया गया है। आप ये भी देखेंगे कि गरिमा और आज़ादीपूर्ण की चाह में यही एक क्या है, एक लोकतंत्र का आगे चल के इनके आधार बनते हैं। अगर ये आधार नहीं है तो कोई भी व्यक्ति क्या करेगा, लोकतंत्र को नहीं मानेगा। यहाँ लोकतंत्रा लिख गया है तो आप देख सकते हैं, डेमोक्रेटिक कह सकते हैं इसे, तो लोकतंत्र है तो लोकतंत्रा कहने, लोकतंत्र की बात कहेंगे, ठीक। तो आप इन आधारों को देख सकेंगे। आगे देखेंगे दुनिया भर की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इस बात को स्वीकार करती हैं, चाहे वो सैद्धांतिक रूप से ही स्वीकार करती हों, कहते हैं कि हम लोकतांत्रिक हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से ऐसा नहीं दिखेगा। लेकिन आपको बता दें कि दुनिया के जो वास्तविक लोकतंत्र हैं वहाँ भी अभी क्या है, कुछ कमियां हैं, अभी आगे आपको देखने को मिलेगा। आप इस चीज़ को अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान से एग्जाम्पल ले सकते हैं, म्यांमार से एग्जाम्पल देख सकते हैं, जो कहते तो हैं कि हम लोकतांत्रिक हैं, लेकिन अपने यहाँ लोगों को क्या है, एक कार्य करने की, गरिमामयपूर्ण जीवन जीने की आज़ादी नहीं देते हैं। तो आप उनको देख सकते हैं कि इसका सबसे बड़ा आधार है कि लोगों को आज़ादी और गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए मिलनी चाहिए, तभी वास्तविक लोकतंत्र कहलाएगा। अपनी बात कहने के लिए, अपना कार्य करने के लिए, तो कहीं ना कहीं इसे देख सकते हैं। तो दुनिया भर की लोकतांत्रिक व्यवस्था नागरिकों की आज़ादी और गरिमा पर क्या करेगा, सैद्धांतिक रूप से इस बात को स्वीकार तो करते हैं, ठीक, कि हम क्या है, लोकतांत्रिक हैं। कोई भी व्यक्ति जो अधिनायकवादी भी होगा वो भी बगल का आपका पड़ोसी देश चाइना है, आप देख सकते हैं कि उसके अंदर क्या घटनाएं घट रही हैं उसे नहीं पता चल रहा, लोगों को नहीं पता चल रहा, लेकिन वो कहता है कि हम लोकतांत्रिक हैं। तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं। आप यहाँ भी देखेंगे दुनिया भर की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं नागरिकों की आज़ादी और गरिमा पर सदैव एक सा आचरण नहीं करते हैं। तो आप इसका एग्जाम्पल अपने आसपास के पड़ोसी देशों से लगा सकते हैं, अपने आसपास के लोगों से लगा सकते हैं, अपने आसपास के समाज से भी लगा सकते हैं। क्या वास्तविक रूप से ऐसा है जो सैद्धांतिक रूप से लिखा हुआ है? समय स्थान के आधार पर इन पर बदलाव होता है। कहने का मतलब है कि यह एक लोकतंत्र, यहाँ व्यक्ति सापेक्ष मत लीजिएगा, समय सापेक्ष मत लीजिए, समाज सापेक्ष नहीं, देश सापेक्ष लेंगे बातों को। आप देखेंगे जो ये आचरण संविधान के तहत, अगर हम बात करें सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों रूप से, तो आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति को जो अधिकार भारतीय संविधान के तहत भारतीय नागरिक को प्राप्त हैं, वो किसी अन्य देश के नागरिक को कुछ अधिकार नहीं प्राप्त हैं। लेकिन यहाँ आने जाने की, उसे गरिमा पर जीवन जीने की आपको आज़ादी मिली हुई है, लेकिन सभी अधिकारों की बात की जाए तो नहीं मिला हुआ है। अगर देखेंगे नागरिकों की गरिमा और आज़ादी कैसे है, तो लोकतंत्र में नागरिकों को गरिमा और आज़ादी प्रदान की गई। भारतीय लोकतंत्र में अगर बात करें हम, इसमें अगर बात करेंगे तो आपको देखोगे तो इसे दिखाई पड़ेगी ये मिली हुई है। भारत में आओगे तो भारत में कई सामाजिक वर्ग हैं जिन्होंने वर्षों तक क्या है, उत्पीड़न झेला है। आपको बता दें भारतीय समाज एक क्या है, वर्णवादी व्यवस्था के तहत बना हुआ है, हायरार्की सिस्टम में, जो कई पीढ़ियों से चला आ रहा है। इसी व्यवस्था के तहत क्या है, भारतीय संविधान को इनको इस वर्ण व्यवस्था को तोड़ने के लिए, इसको ब्रेक करने के लिए क्या किया है, भारतीय संविधान ने सभी वर्गों को, सभी लोगों को समान अधिकार दिया है। लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया के फलस्वरूप इन वर्गों के लोगों को भी आज सामाजिक व्यवस्था में जो ऊपर उठ गए, अपने हक को प्राप्त किया है। आप देखेंगे इसके तहत क्या हुआ, गरिमा पर पूर्ण आज़ादी प्राप्त हुई उन्हें। इसके तहत उन्हें देखोगे तो क्या हुआ, इस सामाजिक व्यवस्था के तहत जब उन्हें भारतीय संविधान के तहत ये अधिकार मिला तो वो ऊपर उठ चुके हैं, आगे आए, अपने हक को प्राप्त किया है और आज भारतीय लोकतंत्र का
एक हिस्सा बन के भारतीय लोकतंत्र, भारतीय अर्थतंत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, संस्कृति में योगदान दे रहे हैं। आप देख सकते हैं भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या करेंगे, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भी आपको देखोगे स्वतंत्रता, समानता और न्याय पर आधारित व्यक्ति को गरिमामयपूर्ण जीवन जीने के लिए एक प्रावधान किया गया है। आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना को देख सकते हैं। जैसे एक राष्ट्र में हमने कहा एक राष्ट्र की गरिमा और अखंड स्वतंत्रता होती है, वैसे ही एक व्यक्ति की गरिमा और आज़ादीपूर्ण जीवन या अखंडता है, उसकी भी डिग्निटी है। आप देख सकते हैं। और आप अगर इनकी बात करें, इन आधारों की, भारतीय लोकतंत्र में ये आधार हैं गरिमापूर्ण, तो गरिमा और आज़ादी की चाह में लोकतंत्र के ये आधार हैं। आप इन्हें लिख सकते हैं कि ये बेसिक स्ट्रक्चर हैं भारतीय संविधान के। केशवानंद भारती केस के आधार पर कहोगे कि ये भारतीय संविधान को जिस तरीके से कहा गया है कि आप किसी की बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बिगाड़ सकते, इसी तरीके से क्या है, भारतीय लोकतंत्र का आधार है। किसी भी व्यक्ति से आप छीन नहीं सकते या उसे बिगाड़ नहीं सकते। आप देखोगे बहुत सारे कानून को सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, निगेशियल कर देता है या उस सीमा तक उसको कट कर देता है जिस सीमा तक वो व्यक्ति की गरिमा या लोक समाज या संविधान का उल्लंघन करता हुआ पाया गया है। तो देखेंगे इसी कानूनी आधार पर आप देखोगे सिद्धांत पे, जो सिद्धांत व्यक्ति की गरिमा, जो व्यक्ति में आपको क्या दिखाई पड़ेगी, जो व्यक्ति में गरिमा और आज़ादी स्वीकार्य है, आप उन्हें देखेंगे। और इन्हें देखेंगे महिलाओं के साथ सम्मान और समानता का व्यवहार लोकतांत्रिक समाज के आवश्यक आधार हैं। ठीक है, लोकतंत्र समानता पर आधारित है, तो आप देखेंगे। लेकिन फिर भी आप देखोगे ये तो हैं लोकतंत्र की आज़ादी में आधार, तो इन्हें क्या कहेंगे, तो यही लोकतंत्र क्या है, डेमोक्रेटिक बेसिक स्ट्रक्चर कहेंगे। और एक चीज़ बता दें, इनके साथ ही आपको दिखाई पड़ेगा कि आपको दुनिया भर में जब भी ऐसी बात होती है, लोग मुद्दों की मांग करते हैं, दुनिया में ऐसी प्रजाति के ताऊ जैसे लोग पाए जाते हैं जो क्या होते हैं, बुद्धहीन होते हैं। ठीक है, वो दूसरे को भी बुद्धहीन बनाए रखते हैं। इसीलिए इन आधारों की बात के आधार पर क्या कहा जाता है कि इन ताऊओं से बच के रहिए, क्योंकि ताऊ कोई किसी खास नहीं है। ताऊ एक बुद्धि के आधार पर एक प्रजाति बना सकते हैं आप, कि जैसे जैसे इन ताऊ जैसे लोग होंगे कि सभी हम कुछ हैं, तो उन्हीं आधार पर क्या करेंगे, वो ताऊ दूसरे को कहेंगे, तभी ऐसी बात आप कह सकते हैं। तो देखेंगे इन गरिमा पर, डेमोक्रेटिक बेसिक आधार पर, इन पे किस आधार पर इन्हें आधार बनाकर लोगों को गरिमामयपूर्ण जीवन जीने का आधार दिया गया है। तो आप इसे देखेंगे कि इस स्ट्रक्चर के तहत आप क्या करेंगे। ठीक, इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं ये आधार दिए गए हैं। और आप ये भी देखेंगे कि नागरिकों की गरिमा और आज़ादी पर भारतीय लोकतंत्र में दुनिया के अन्य लोग देखेंगे, अन्य लोकतंत्रों में आपको दिखाई पड़ेगा, लोकतंत्र कहेंगे। लोकतंत्र ही लोकतंत्रों से मिलकर बना है, तो इसे भी लिखना कोई गलत नहीं है। अन्य लोकतंत्रों का, क्योंकि क्या है, मूल्यांकन लोकतंत्र अलग अलग लोगों से, चाहे अधिनायकवादी हो, चाहे वो फांसी कई अन्यवादी हो, राजतंत्रवादी हो। भारत में अब विश्व में अभी बहुत सारे ऐसे तंत्र हैं जो राजतंत्र को अपनाते हैं, सिंबॉलिक रूप से या वास्तविक रूप से। आप वेस्टर्न कंट्री में चले जाएं, वेस्टर्न मतलब एशिया से जैसे जैसे आप क्या है, भारत से पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो एक मध्य एशिया का हिस्सा आएगा। मध्य एशिया के साथ आपको क्या, अरब प्रायद्वीप आएगा, उसको क्रॉस करेंगे यूरोप आएगा। यूरोप में अभी भी आपको कई जगह क्या मिलेगा, लोकतंत्र में राजतंत्र का सिंबॉलिक रूप दिखेगा। तो ऐसे लोकतंत्र हैं, लेकिन वहाँ लोकतंत्र भी आपको दिखाई पड़ेगा। भारत ने उन सिंबॉलिक राजतंत्रों से अपने लोकतंत्र में बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट किया है। आप इनको देख सकते हैं, ये नागरिकों के सम्मान को बढ़ावा देता है। दूसरा, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देता है। यह निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करता है। ये क्या करेगा, विभिन्न लोगों के बीच टकराव में टालने में एक मैकेनिज्म प्रदान करता है। ये गलतियों को सुधार करने का अवसर प्रदान करता है। आप इसे कह सकते हैं कि आपके जीएस के 4th पेपर में लिखने को काम आएंगे, या 3rd पेपर में, या किस पीटी में अगर आप देखेंगे तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन पूछा जाता है, रीजन एक्सेप्शन का कोई क्वेश्चन बनता है, तो आप इससे बेहतर तरीके से समझते हुए उसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। क्योंकि
डिसीजन मेकिंग बहुत कम पूछते हैं। रीजन एक्सेप्शन के क्वेश्चन जो बनते हैं वो डिसीजन मेकिंग का ही पार्ट है। आप इसको समझे रहेंगे तो आप उसको बेहतर तरीके से करते रहेंगे। तो देख सकते हैं इस क्रम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इन आधारों के आधार पर हमारी एनसीईआरटी ने लोकतंत्र में नागरिकों की गरिमा, देख सकते हैं लोगों की जो गरिमा और आज़ादीपूर्ण जीवन है, इस पे क्या बोला है। एनसीईआरटी सबसे बेसिक लैंग्वेज है, आप देख सकते हैं। उनके लिए भी ये समझ है, उनको भी ये एनसीईआरटी समझाने में सक्षम है जो कहते हैं कि हम समझ नहीं पाए। तो आप देखेंगे व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी के मामले में क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफ़ी आगे है। किस तरीके से आगे है कि ये लोगों को अधिकार देती है कि व्यक्ति काम कर सके। जब व्यक्ति काम करेगा, व्यक्ति विकास करेगा तो लोकतंत्र स्वयं विकास करेगा। तो इसी तरीके से आगे है। उनके अधिकारों का सम्मान देती है, उनको गरिमा में पूर्ण जीवन जीने का सम्मान देती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ अपने लोगों को सम्मान पाना चाहता है। जो व्यक्ति अपने साथ लोगों के साथ सम्मान पाना चाहता है वो सम्मान देना भी चाहता है। ये कुछ उस तरीके से आपके जो हाथ दिखाई देते हैं, तो एक हाथ जब हाथ मिलाते हैं तो क्या है, सम्मान पाया। तो दूसरे हाथ से आप उसके कंधे पे हाथ रखते हैं तो आप सम्मान दे रहे होते हैं। तो यही सम्मान है। इसीलिए आपको 2 हाथ भगवान ने दिए, यही समझ के जो भगवान को ज़्यादा मानते हो, जो कम मानते हो वो समझें ये एक साइंटिफिक रूप से एक प्रक्रिया है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, जो वैज्ञानिक प्रक्रिया है। अगर हम इसे एक हाथ से सम्मान ले रहे हैं तो दूसरे हाथ से उसे देना भी है। तो इस तरीके से देख सकते हैं। अक्सर टकराव तभी पैदा होते हैं, टकराव आप देखोगे 2 संस्कृतियों में टकराव होते हैं, 2 धर्मों में टकराव होते हैं, 2 समाजों में टकराव हो सकते हैं, 2 एक ही समाज के लोगों में, 2 व्यक्तियों में भी टकराव हो सकता है। तो इसी टकराव को टालने के लिए जब व्यक्ति को समझ रहेगी कि व्यक्ति जैसे हमें जीने का अधिकार है वैसे दूसरे को भी गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। जैसे हमें आज़ादी मिली है, जो हमें अधिकार मिले हैं वो उस व्यक्ति को मिले हैं, तो स्वयं में क्या होगा, टकराव कम हो जाएंगे। आप देखेंगे जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ सम्मान का व्यवहार नहीं हुआ है तो वो क्या करेंगे, या तो अपने आप को अलग कर लेंगे या कट जाएंगे या थोड़ा दूरी बना लेंगे आपसे। ठीक है, हो सकता है मनमुटाव कर लें, हो सकता है लड़ाई कर लें, हो सकता है वाक युद्ध कर लें, हो सकता है शीत युद्ध कर लें। ठीक है, हो सकता है वास्तविक युद्ध कर लें, क्योंकि ऐसी भी घटनाएं आपको समाज में देखने को मिलती हैं। लेकिन ये सब क्या है, टालने का तरीका है जो आप अगर समझ रखते हैं, ठीक है, आप समझे रहेंगे कि अपने अंदर कि हमें जैसे जीने का अधिकार है वैसे ही दूसरे व्यक्ति को जीने का अधिकार है, तो स्वयं में आपके अंदर क्या है, दूसरे के लिए वही सम्मान और भाव निकलने लगेगा। तो देख सकते हैं आज़ादी की चाह में लोकतंत्र का आधार है। तो देखेंगे आज़ादी की चाह लोकतंत्र का आधार बनी। आप इसे पॉइंट कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं या लिख सकते हैं। क्या आप इस मत से सहमत हैं कि आज़ादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है? वर्तमान समय में ये लोकतंत्र में जो भारतीय लोकतंत्र कह सकते हैं, आज़ादी भरा लोकतंत्र कहाँ तक पहुँच पाया है, समीक्षा कीजिए। ऐसे लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को यहीं से। दुनिया भर में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इन चीज़ों को मानती हैं, भले ही सैद्धांतिक रूप से। व्यवस्थाओं का मतलब यहाँ सरकारों से है, क्योंकि शासन व्यवस्था से है। जो अस्थिर लोकतंत्र के अंग हैं, जो स्थिर लोकतंत्र हैं, वो सभी क्या हैं, सरकार के ही अंग हैं। तो आप देख सकते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था इन चीज़ों को मानती है, सैद्धांतिक रूप से, व्यवहारिक रूप से भी दिखाई पड़ता है। कम से कम सिद्धांत के तौर पर तो ज़रूर मानते हैं, चाहे वो भारत हो चाहे वो दुनिया के अन्य देश हों। आप देख सकते हैं अलग अलग लोकतांत्रिक व्यवस्था में इन बातों पर अलग अलग स्तर पर आचरण होता है। हमने आपको बताया है कि भारत के लोगों के साथ जो गरिमा में पूर्ण जीवन जीने के लिए अमेरिका में आचरण होना चाहिए, अमेरिकी संविधान में जो लिखा है वही आचरण मिलेगा। लेकिन ब्रिटिश या भारतीय नागरिक को अमेरिका के सारे अधिकार प्राप्त हो जाएं, ऐसा आचरण अगर आप मांग करेंगे तो शायद आपको प्राप्त नहीं होगा। सेम प्रक्रिया भारत के संविधान में भी आपको जब अधिकारों की बात करते हैं उनमें दिखाई पड़ेगी। उत्तरदायित्वों की बात करेंगे, जब उन्हें सारे अधिकार नहीं मिले हैं तो सारे उत्तरदायित्व उन पर आप थोप नहीं सकते। तो देख सकते हैं लोकतांत्रिक सरकारें सदा नागरिकों के अधिकारों का सम्मान नहीं करती हैं। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें यहाँ से, तो देख सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकारें क्या है, सदा नागरिकों के अधिकारों का सम्मान नहीं करती हैं। ऐसा आपको अपने आसपास दिखाई पड़ सकता है।
क्योंकि वो भी लोकतंत्र में सरकार एक व्यक्ति भी हो सकता है। तो देख सकते हैं सरकार आपको आसपास दिखाई पड़ सकता है, आस पड़ोस के समाज में दिखाई पड़ सकता है, आस पड़ोस के देशों में देख सकते हैं। अगर आप देख सकते हैं, जितनी एनालिसिस कर सकते हैं उतना कर सकते हैं, आपकी एनालिसिस बेस है लोकतंत्र। तो आप देखेंगे फिर भी जो समाज लंबे समय तक गुलामी में रहे हैं, हमने आपको कहा भारतीय संविधान भी कि भारतीय आज़ादी मिली तो भारत ने कितने वर्षों तक गुलामी झेली ब्रिटिश शासन के तहत। आप देख सकते हैं ये एहसास करना एक आसान काम नहीं है कि या आसान नहीं है कि सभी व्यक्ति बराबर हैं। ऐसा शायद भारतीय समाज में लोगों को समझ पाने में अभी शायद इतना और समय लग जाए, हो सकता है इससे ज़्यादा समय लगे कि सभी व्यक्ति कैसा कि क्योंकि दुनिया ऐसा नहीं कि भारत में, दुनिया के अन्य लोकतंत्रों में भी ऐसी संकल्पना, ऐसे आइडिया आपको दिखाई पड़ेंगे। लेकिन ये मान के चलिए कि ये एक क्या है, एक संविधान के तहत आपको जिस तरीके से मिला है आपको एहसास करना ही होगा। ऐसा एहसास भारतीय संविधान समय समय आने पर जो व्यक्ति नहीं करते हैं, जो समाज नहीं करते, जो सरकारें नहीं करती, सरकारें बदल गईं, ठीक है, देश में स्ट्रक्चर बदल गए, संस्कृतियों में थोड़े बहुत क्या है विचारधाराओं या मिक्स संस्कृतियों का जन्म ही हुआ है। भारतीय संविधान उनका आधार बना। उन आधारों पे देखेंगे जो एहसास नहीं करते हैं वो शायद इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपने विकास में, अपने मानव विकास में, अपनी आने वाली पीढ़ियों के पर अपना विकास का बोझ अपनी पीढ़ियों पे छोड़ के चले जाते हैं। तो यही कहीं ना कहीं आपको एहसास करना है कि ये एक विकास है जो तुम्हें भी करना है। आप नहीं करोगे तो आपकी पीढ़ियों को ये बोझ लेना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा काम करिए कि आप अपनी पीढ़ी पे मत छोड़िए, आप स्वयं ये काम कर डालिए, क्योंकि आप भी इस समय क्या है भारत, समाज, देश, विश्व में लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जी रहे हैं। आप देखेंगे यह स्त्रियां, अब हम बात करेंगे स्त्रियों के संदर्भ में, भारतीय समाज चाहे विश्व का समाज हो, वो अधिकतर क्या है, अधिकतर देश जो हैं आप देख सकते हो क्या है पुरुष प्रधान देश रहे हैं। भारत में ऐसी हिस्सा आपको दिखाई पड़ेगा, कई जगह आपको मातृसत्तात्मक समाज दिखाई पड़ेगा, लेकिन पूरा देश मिलकर पुरुष प्रधान देश ही कहा जाता है ये आपको। लेकिन भारतीय संविधान इस चीज़ को नहीं मानता है। ये भारतीय लोकतंत्र में तो आप कहोगे, लेकिन आपको विधिक रूप से कहने का उदाहरण प्राप्त नहीं मिलेगा कि क्या है हम पुरुष प्रधानवादी हैं, क्योंकि भारतीय संविधान आपको ऐसी बात करने पर दंडात्मक प्रावधान भी रखता है। तो आप इस चीज़ को बचें। तो क्योंकि जेंडर की समस्या को ख़त्म करने के लिए, जेंडर बेस्ड भेदभाव को ख़त्म करने के लिए भारतीय संविधान इस पर बहुत ज़्यादा प्रावधान किए बैठा है। भारतीय सरकारें या स्टेट गवर्नमेंट इस भेदभाव को कम करने के लिए मतलब आप देखोगे कानून और बहुत सारे लॉ बने हुए हैं या बहुत सारे लॉज बने हुए हैं। आप देख सकते हैं कि दुनिया के अधिकांश समाज पुरुष प्रधान समाज रहे हैं। हम सभी मानते हैं, हम भी एक पुरुष प्रधान समाज में रहे हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से अब भारतीय संविधान इस चीज़ को नकारता है। ठीक, भारतीय लोकतंत्र में देखोगे तो महिलाओं के लंबे संघर्ष के बाद अब जाकर यह माना जाने लगा है कि महिलाओं के साथ गरिमा और समानता का यह व्यवहार लोकतंत्र के लिए जरूरी शर्त है। क्यों जरूरी शर्त है? जिस तरीके से पुरुष प्रधान समाज ने ये मान लिया था कि महिलाएं क्या है घर के अंदर रहेंगी, एक विचार था, एक टैबू था कि ये महिलाएं घरों के अंदर ही सुरक्षित हैं। उसी तरीके से आप देखोगे ये क्या है, ये एक वर्ण व्यवस्था में लोगों ने अपने सुख के लिए ऐसी बातों को जन्म दिया और इन बातों को जन्म देकर उन्होंने क्या हुआ, महिलाओं को पर्दे के अंदर कर दिया कि आप क्या करोगे क्या नहीं, इसका डिसीजन हम लेंगे, आपके अंदर ये बुद्धि विवेक नहीं है। लेकिन वो भूल गए कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र का जन्म जहाँ से हुआ है वो वेस्टर्न कंट्री कही जाती हैं। भारत भी बहुत समय से रहा है, लेकिन आप देखोगे इसका जन्म एथेंस में रहा है। तो एथेंस में भी क्या है, महिलाओं के सम्मान की बात की गई थी। ठीक है, लोकतंत्र उस महिलाओं के सम्मान की बात करता है सबसे पहले। बाद में उसमें क्या है, कुछ अंधकार युग में ऐसी संकल्पनाएं विकसित हुई कि महिलाओं को अंधेरे में पर्दे के पीछे धकेल दिया गया। फिर धीरे धीरे इस पर भारतीय संविधान, भारतीय समाज, प्रबुद्धवादी लोगों ने आगे आकर इस पर काम किया, लोगों के लिए काम किया, इसी तरीके से महिलाओं के लिए काम किया। क्योंकि महिलाएं कहीं ना कहीं क्या है, एक
कठपुतली की तरह इनको जो अधिकार पुरुषों ने दिए वही अधिकार हैं, बाकी कोई अधिकार नहीं। आज भी आपको दिखाई पड़ेंगे ऐसे अधिकार, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि समाज में लंबे समय तक वो गुलामी में रहे। जैसे देश गुलाम रहा उसी तरीके से अभी महिलाएं ये आपसे सवाल कर सकती हैं कि हमें अभी वो आज़ादी नहीं प्राप्त हुई है। जो आपने 1947 में एक आज़ादी प्राप्त की है, हमें अभी वो आज़ादी प्राप्त करना बाकी है। बहुत सारे ऐसे काम हैं, आप देख सकते हैं, उन्हें सैद्धांतिक रूप से दिया गया है। बहुत सारी उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। आप देख सकते हैं 1900 जब हम बात करें महिलाओं के अधिकार के संबंध में, जब द्वितीय विश्व युद्ध होता है तो आप देख सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध में आप देखोगे अमेरिका जो दुनिया का सबसे बड़ा विकसित या सबसे बड़ा विकसित लोकतंत्र है, या लिटरेसी में देखेंगे शिक्षित लोग हैं, तो वहाँ भी महिलाओं के अधिकार को लेकर उनके मन में रूढ़वादिता थी। लेकिन जब दूसरा लोकतंत्र शुरू होता है, उस लोकतंत्र में देखोगे जब पुरुष लड़ाई लड़ने के लिए निकल गए थे तो महिलाओं ने उनके काम संभाले, और वो काम महिलाओं ने उनसे ज़्यादा बेहतर तरीके से कार्य किए। महिलाओं को एहसास हो गया कि ये हम काम तो पुरुष से ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं, निभा सकते हैं। तो उन्होंने पहली बार मांग की, लेकिन वहाँ भी क्या है, हमें लड़ना पड़ा था। इसी तरीके से भारतीय महिलाओं को बहुत सारे मुद्दों पे आप देख सकते हो, चाहे वो दहेज प्रथा हो, चाहे वो अन्य मुद्दों पे हो, तो एक मुद्दा बना, फिर उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, तो बहुत सारे ऐसे कानून बने जिन पे देख सकते हैं ऐसा। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि व्यक्ति के रूप में महिलाएं भी एक व्यक्ति हैं। तो आप देख सकते हैं जब भी आप एक व्यक्ति का चित्र बनाएंगे आइडिया में, तो वही सेम सब कुछ चित्र दिखाई पड़ेगा। आप देख सकते हैं तो व्यक्ति में आप उसे जेंडर रूप से भेदभाव कर सकते हो, लेकिन कि ये महिला पुरुष है, लेकिन उसका एक विचार कि ये व्यक्ति है, तो व्यक्ति के रूप में एक भी माना जाएगा, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो। तो आप देख सकते हैं शर्त है कि अगर आज कहीं आपको ये हालात दिखाई दें तो इसका मतलब यही नहीं कि औरतों के साथ सदा से सम्मान का व्यवहार हुआ। इसका एग्जाम्पल आप भारत भी ले सकते हैं। जो आज सम्मान प्राप्त कर रही हैं महिलाएं, वो आज़ादी से पहले, आज़ादी के पहले से पहले जब ब्रिटिश कॉलोनियन का हिस्सा आप नहीं थे, उस समय इतने अधिकार नहीं प्राप्त थे। तो ये क्या है, विकास का प्रक्रिया है कहीं ना कहीं लोकतंत्र के। बहरहाल एक और विश्व के अन्य लोकतंत्रों में भी ऐसी ही बात कर सकते हो। आज आप देख सकते हो जो दुनिया के छोटे लोकतंत्र यूरोप में जाएंगे, चाहे वो स्कैंडिनेवियन कंट्री हों चाहे वो अन्य कंट्री हों, वहाँ आप देखोगे महिलाएं अधिकारों के लिए ज़्यादा सजग हैं। पुरुषों के साथ भी आप सेम चीज़ देखोगे, या कोई ऐसा मुद्दा आप दिखाई पड़ेगा जो महिलाएं इसको सशक्त रूप से उठाती हैं और सरकार को उन बातों को मानना पड़ता है। एक बार जब सिद्धांत के रूप में कोई बात स्वीकार कर ली जाती है तो औरतों के लिए सिर्फ आप देखोगे वैधानिक और नैतिक रूप से अपने प्रति गलत मान्यताओं और व्यवहारों को खिलाफ संघर्ष करना आप आसान हो गया है। जब कोई सिद्धांत रूप से कोई बात स्वीकार कर ली जाती है कि ये गलत है, इसे दंडनीय अपराध है, तो उसे क्या है, राजनीति, संविधान, शासन, समाज, सत्ता से वो क्या करेंगे, लड़ेंगी, अपने अधिकारों को प्राप्त करेंगी। ये हमारे अधिकार हैं, जैसे आपके अधिकार हैं। उन्हीं बहुत सारे अधिकारों में से बहुत सारे अधिकारों में आप देखोगे उन्होंने क्या किया, कार्य किया और अच्छे स्तंभ पे काम किए, और उन्होंने आज अपने विकास को आगे बढ़ाया है। ठीक इसके तरीके से देख सकेंगे कि आलोकतांत्रिक व्यवस्था में यह बात संभव ना हो पाती शायद, क्योंकि भारत भी जब कभी आलोकतांत्रिक रहा होगा तब ये क्या संभव था। आज विश्व के अन्य देश जहाँ जहाँ आपको दिखाई पड़ता है, तो आप देखोगे वहाँ भी आप जाओगे म्यांमार, तो वहाँ आंग सान सू की हैं, एक महिला हैं जो क्या है, लोकतांत्रिक राजनीति के लिए काफ़ी हद तक लड़ाई लड़ी, काफ़ी हद तक उन्होंने क्या है, जेल में बिताए, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया, फिर से सत्ता में आई, लेकिन फिर से वहाँ की शासन व्यवस्था ने क्या हुआ, अधिनायकवादी तंत्र या आर्मी शासन तंत्र ने कुछ हिस्सों में उनको दबा दिया, या लोकतंत्र में उनकी बातों को मानने से इनकार कर दिया। आप देखोगे बीच बीच में क्या है, सत्ता पलट हो जाती है। तो क्योंकि वहाँ व्यक्तिगत आज़ादी और गरिमा ना तो वैधानिक रूप से मान्य है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आलोकतांत्रिक व्यवस्था की बात है। जो लोग कहते हैं कि हम क्या हैं, आलोकतांत्रिक व्यवस्था है एक सैद्धांतिक, एक व्यवहारिक, जहाँ सैद्धांतिक रूप से अगर है भी संविधान बना हुआ है तो वहाँ वो लोग मांग कर सकते हैं। इन्हें देख सकते हैं, दुनिया के अन्य देशों में देख सकते हैं, तो ना कि नैतिक रूप से आप इसको भी देख सकें। यही बात जातिगत असमानता पर भी लागू होती है भारत में। आप क्योंकि जाति व्यवस्था आपको भारत से बेहतर कहीं और नहीं दिखाई पड़ेगी, आप भारत में ही रहें। इस संदर्भ में भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था में, ठीक है, कौन एक थे वो
चर्चिल ही थे जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि अगर किसी देश की व्यवस्था को बिगाड़ना हो तो भारत से जाति व्यवस्था को ले जाकर उस व्यवस्था में अंग बना दीजिए, उस देश का स्ट्रक्चर स्वयं ही बदल जाएगा, ऐसा चर्चिल बोल के गए थे। तो आप देख सकते हैं व्यवस्था में ऐसे कुछ शब्द या भाव थे कह सकते हैं, या ब्रिटिश साम्राज्य के तहत उन्होंने ऐसा बोला हुआ था जब भारत शासित था। तो भारत में आप जाएंगे तो भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था ने कमज़ोर और भेदभाव का शिकार हुई जातियों के संदर्भ में। ऐसा आप देखोगे लोगों के समान दर्जे, समान अवसर के दावे पर बल दिया। आप देखोगे स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ही महिलाओं से रिलेटेड या मतदान के अधिकार के लिए, या आप देखोगे शासन व्यवस्था में कौन सीटें प्राप्त होगा, तभी से इन लोगों के बीच क्या हुआ, पहले एक संघर्ष हुआ, फिर क्या हुआ, कुछ पॉलिटिशियन गांधी जी अम्बेडकर के बीच भेदभाव हुए, फिर सीटें बढ़ाई गई, फिर धीरे धीरे यही सब क्या हैं, ये सब भेदभाव को ख़त्म करने के लिए आगे आकर क्या हुआ था, बात की गई कि ऐसे तो भारत में क्या है, फूट डालो राज करो नीति को ये लोग आगे बढ़ाते रहेंगे और गांधी जी का अनशन व्यर्थ में चला जाता। तो आप देख सकते हैं कि आज भी जातिगत भेदभाव और दमन को, क्योंकि उसमें क्या था, संविधान भारत के हाथ में बनाना नहीं था, भारत में जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था को जिस समय गांधी जी ने स्वीकार किया था कि, लेकिन उनकी वर्ण व्यवस्था में आप देखोगे कि जो व्यक्ति जिस पेशे से है, लेकिन उनको क्या है, अधिकार सारे दिए गए थे, समान व्यवहार करने की कोई ऐसी बात नहीं की थी कि ये इस व्यवस्था में काम करेंगे। उन्होंने सोचा या ऐसा किया, सोचा कि जो जिस व्यवस्था में है वो उस व्यवस्था में अच्छा स्किलफुल है तो वो अच्छा काम कर सकता है, लेकिन आगे चल के इस व्यवस्था को शायद भारतीय संविधान ने मानने से इनकार कर दिया। आप देख सकते हैं कि समान अवसर के दावे को बल दिया। आज भी जातिगत भेदभाव दमन के उदाहरण आपको भारतीय समाज में दिखाई पड़ेंगे। इसके पक्ष में कानूनी और नैतिक बल नहीं है, लेकिन इसका कोई क्या है, कानूनी या नैतिक बल नहीं है। जो जातिगत भेदभाव करते हैं वो उन्हें कोई कानूनी अधिकार नहीं प्राप्त है, ना ही कोई नैतिक अधिकार प्राप्त है, बल्कि ये क्राइम है। आपको देख सकते हैं अगर इसके साथ हो किसी के व्यक्ति के पास तो शायद उसे जल्दी आसानी से जो व्यक्ति ऐसा करता है वो दंड का प्रावधान अपने ऊपर लागू करवा सकता है। तो देख सकते हैं कि संवादता इसी एहसास के चलते आम लोग अपने क्या करेंगे, लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति ज़्यादा चौकस हुए। तो आप देखेंगे इसी जातिगत भेदभाव के दमन उदाहरण मिले तो लोग लोकतंत्र के प्रति ज़्यादा चौकस हो गए कि हमारे लोकतंत्र में अधिकार कौन कौन से हैं। तो आप देख सकते हैं इन्हीं अधिकारों में देखेंगे कि इन्हीं भेदभाव को मिटाने के लिए नए नए अधिकारों का भारतीय संविधान में आप जाओगे तो आपको सुप्रीम कोर्ट नए नए अधिकार देती रहती है, जिसे आप कहते हैं कि मेरे ये मूल अधिकार हैं। ठीक, तो उन अधिकारों का जन्म इन्हीं अधिकारों के तहत होता रहता है। लोग क्या है, लोग चौकस हुए तो लोगों को लगा कि यार ये भी अधिकार होना चाहिए। समय के साथ तो आपको अधिकार मिले थे, लेकिन आज क्या है, आप आर्टिकल 21 जाएंगे तो आपको एक मिनी अधिकार के रूप आप देखोगे, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे राइट मिलेंगे। तो इस तरीके से देख सकते हैं लोकतंत्र से लगाई गई उम्मीदें आपको क्या करेंगे, इन अधिकारों से जब चौकस होंगे तो अब जो उम्मीदें लगाई थी वो जल्दी से आप पूरी कर सकेंगे। लोकतंत्र विकास की प्रक्रिया में क्या होगा, आप हवाई जहाज़ की तरह उड़ा सकेंगे लोकतंत्र को। तो देखेंगे, लेकिन हवा में मत उड़ा दीजिए, हवाई जहाज़ की तरह उड़ाइए। ठीक है, बीच बीच में लैंड भी हवाई जहाज़ करता है, आप हवा में नहीं रह सकते हैं। तो देखेंगे लोकतंत्र से लगाई गई उम्मीदों को किसी लोकतांत्रिक देश के मूल्यांकन का ये आधार हैं। तो आप देखेंगे जब भी किसी लोकतंत्र का मूल्यांकन करेंगे तो इन चीज़ों का आधार बनाएंगे कि ये लोकतंत्र कैसा है। जैसे दुनिया का कोई लोकतंत्र अलोकतंत्र है कैसे है, जब आपके पास अधिकार होंगे, क्या उन्हीं अधिकारों के तहत आप उसका मूल्यांकन करेंगे। जैसे भारत को जो लोकतंत्र में लोगों को अधिकार प्राप्त है, क्या वो चाइना को प्राप्त है, क्या वो म्यांमार के लोगों को प्राप्त है, क्या वो पाकिस्तान के लोगों को प्राप्त है। तो भारत जब या विश्व के अन्य देश भारत से अपनी तुलना करेंगे या भारत अन्य देशों से अपनी तुलना करेगा तो कह सकेगा कि हम इस मामले में लोकतांत्रिक ज़्यादा हैं, ये देश लोकतांत्रिक कम है। इसी आधार पर वो पाकिस्तान को बार बार कहता है कि ये अलोकतांत्रिक देश है, यहाँ की सरकार अलोकतांत्रिक है, यहाँ की सरकार के पीछे बैठे लोग इस सरकार को चलाने वाले लोग हैं। क्योंकि जिस धर्म में आप देखोगे पाकिस्तान के संविधान में धर्म को हिस्सा दे दिया गया, तो उस धर्म के आधार पर सभी लोगों को क्या है, एक खास धर्म को क्या है, आधार बनाकर वहाँ कार्य किया जाता है, इसलिए वहाँ मानव विकास की प्रक्रिया रुकी हुई है। तो आप देख सकते हैं इन्हीं आधारों के आधार पर बनाया जा सकता है। लोकतंत्र की एक खासियत ये भी है कि इसकी जांच परख और परीक्षा कभी ख़त्म नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं
कि जैसे एक लोकतंत्र है तो लोकतंत्र कभी ख़त्म नहीं हो सकता। लोकतंत्र में व्यक्ति आते जाते रह सकते हैं, वो विकास की प्रक्रिया का एक अंग है। तो हमने आपको बताया था कि लोकतंत्र में जैसे जैसे आप अपना विकास करेंगे, लोकतंत्र स्वयं क्या होगा, विकास करता चला जाएगा, विकसित होता चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आपको अपने अंदर किस तरीके से विकास करना है हर हिस्से में। ज़रूरी नहीं कि आप लोकतंत्र और गरिमा में पूर्ण जीवन जीने के लिए अधिकार लोकतंत्र, अन्य भी आधार हैं, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, सभी लोकतंत्र को आधार मानकर समाज को तो एक तरीके से देख सकते हैं कि दो हिस्से हैं लोकतंत्र में। जब आप जांच परख करेंगे तो आप देखते हैं कि हमारे हाथ की ये रेखाएं हैं, इसमें कैसी रेखाएं हैं, या इस हाथ में 5 उंगली हैं तो इस हाथ में भी 5 उंगली हैं, तो फिर आप देखोगे सभी बराबर हैं। इसी आधार पर क्या करेंगे, आप अपना विकास कीजिए या लोकतंत्र के विकास की प्रक्रिया में अपना योगदान दीजिए। ठीक, आने वाले समय के लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए मत छोड़िए, आप स्वयं इसका हिस्सा बनिए। तो वह एक जांचकार आप देखोगे, जांच पर क्या है, खरा उतरे। अगली पीढ़ी इसमें क्या करेगा, अपना अलग योगदान देगी। तो आप देख सकते हैं, कहते हैं कि जो चाचा कहते हैं लोकतंत्र में, भारतीय लोकतंत्र में कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं जिनको कि मेरे अधिकारों का हनन हुआ है, वो कहते हैं तो उनका आधार लोग देते हैं कि हमारे पीढ़ियों ने ये कार्य किया तो हम इसका भुगतान क्यों करें। ठीक, तो वही भुगतान अब आप अपनी पीढ़ी को मत छोड़ के जाइए, आप स्वयं भुगतान करके आगे बढ़िए, जिससे आपकी आने वाली पीढ़ी क्या करे, इस भुगतान का हकदार ना बने। तो मानव विकास की प्रक्रिया में इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं, सोच सकते हैं। इसी तरीके से लोगों को जब लोकतंत्र से थोड़ा लाभ मिलता है तो क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि अरे लोकतंत्र इतना अच्छा है, हमारे लिए ये काम कर रही सरकार। लोकतंत्र और सरकार दो स्तंभ हैं, एक पहिया एक लोकतंत्र, एक तरफ दूसरा पहिया सरकार का होता है। याद रखिएगा, सरकार कैसी है वो लोकतंत्र पर निर्भर करती है। ठीक, तो उसी से सरकार चलती है। तो वो इन लाभों की मांग करने लगते हैं। आप उसे देखें कि और अधिक मांग करेंगे कि हमें और अधिक, जैसे क्या है, आपके अंदर कुछ चीज़ की अगर कमी हो, जैसे लोकतंत्र को अगर आपके शरीर में जोड़ दें तो आपके शरीर में भी क्या है, विकास हो रहा है। तो कोई चीज़ अगर कम है, अगर वो जाएगी तो क्या करेगी, विकास करेगी, तो आपको लगेगा हाँ हमारा विकास हो रहा है। तो इसी तरीके से लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जब को कुछ अधिकार या लाभ मिलता है तो उन्हें लगता है कि लोकतंत्र लाभार्थी है। ठीक है, हमको लाभ देता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं वे लोकतंत्र से और अच्छा काम चाहते हैं कि लोकतंत्र हमें और अच्छा काम दे। लेकिन लोकतंत्र तो लोगों से बना हुआ है, तो लोगों का तंत्र लोकतंत्र को अच्छा कैसे काम दे, ये भी एक सवाल है। आप इस पर सोच सकते हैं कि हम स्वयं लोकतंत्र का हिस्सा हैं और हम लोकतंत्र से स्वयं मांग कर रहे हैं कि हमको और अधिक लाभ चाहिए। तो आप लोकतंत्र में कितना लाभ दे रहे हैं, तब आप लोकतंत्र से साथ, तो आप लोकतंत्र में पहले क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट करोगे तो क्या करोगे, आपको सेविंग होगी, सेविंग का इंटरेस्ट प्राप्त होगा, तभी तो वो लाभ दे पाएगा। तो लोकतंत्र भी एक कहीं ना कहीं आपका क्या है, एक अकाउंट है। अपने आप को इसमें समय समय पर क्या है, जमा करते रहिए। क्या, पैसा नहीं, लोकतंत्र को मजबूत कराने के लिए जो आइडिया हैं समाज के या राज्य के, देश के, उनके साथ हम बात कर सकते हैं। यही कारण है कि जब हम उनसे लोकतंत्र के कामकाज के बारे में पूछते हैं तो वो हमेशा लोकतंत्र से जुड़ी अपनी अन्य उपेक्षाओं का क्या कहते हैं, पुलिंदा खोल देते हैं। हालांकि उन्हें लाभ प्राप्त हुआ कि लोकतंत्र अच्छा है, लेकिन अभी लोकतंत्र कम है। जैसे एक व्यक्ति के लिए कुछ लाभ मिल जाए तो कहता है कि लाभ तो प्राप्त हुआ, अभी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हुआ। तो मानव को मानवता प्राप्त करने के लिए भी कार्य करने पड़ते हैं। या आप देख सकते हो जिसे कहेंगे एक आइडियोलॉजी है, विचारधारा है जो आपके अंदर छिपी हुई है। कहते हैं कि अभी और ज़रूरत है, तो वही ज़रूरत विकास को आगे बढ़ाती है। तो आप देखेंगे लोकतंत्र में कामकाज के बारे में जब आप पूछते हैं कि हमेशा लोकतंत्र से जुड़ी अपनी अन्य अपेक्षाओं का पुलिंदा खोल देते हैं कि अभी लोकतंत्र में ये बाकी है, वो बाकी है। लेकिन लोकतंत्र भी आपसे पूछ रहा है कि आपने हमको दिया क्या जो हम आपको दे दें, ये तो बताओ। आपको बाकी तो बहुत कुछ है, हमको तो दो कुछ, तब तो हम दें सेविंग करके कुछ बढ़ा के। तो इसी तरीके से क्या है, आप लोकतंत्र को जब तक कुछ दोगे नहीं, जब तक किस्त अपनी दोगे नहीं लोकतंत्र को, तो वो अगली किस्त को आपको डेवलपमेंट करके कैसे देगी। तो कहीं ना कहीं आपको ये भुनाने के लिए अगली किस्त भी जमा करनी पड़ती है। तो उनको कुछ दीजिए, लोकतंत्र में भी क्या है, आपको देना पड़ता है। तो और शिकायतों का अंबार लगा देते हैं कि लोकतंत्र में ये कमियां हैं, ये कमियां हैं, चलना चाहिए। यही अंबार हमने कहा है
कहीं ना कहीं एक क्या करता है, हीगल की जो बात संवाद कह सकते हैं, और नए विचार का जन्म, फिर संवाद के साथ विचार का जन्म, एक प्रक्रिया के तहत क्या है, एक विकास क्रम है लोकतंत्र का। यही विकास क्रम आपको दिखाई पड़ेगा लोकतंत्र में। जैसे जैसे लोगों का विकास होता चला जाता है, वैसे वैसे लोग अधिकारों की मांग करते चले जाते हैं। अधिकारों की मांग करते चले जाते हैं तो लोगों का क्या होता है, विकास होता चला जाएगा। और विकास होता चला जाएगा तो क्या होगा, लोकतंत्र स्वयं विकास होता चला जाएगा। तो देख सकते हैं आप अपने लिए कि आप एक अच्छे नागरिक होने के नाते आप कहते हैं कि क्या है कि हमको लोकतंत्र से चाहिए, तो आप लोकतंत्र को देना शुरू कीजिए। आप सिर्फ सरकार से ये नहीं कह सकते हैं कि क्या कि अच्छे दिनों की दरकार थी, तो सरकार को अच्छे दिन के देने के लिए भी तो कुछ अच्छा चाहिए। आपने अच्छी सरकार दी थी क्या, अच्छे लोगों को चुना था क्या, ये आपसे लोकतंत्र मांग कर रहा है कि आप लोकतंत्र में बैठे हैं। आपने जिस सरकार को चुना था, आप उससे अच्छे दिनों की मांग तब करेंगे जब आप वो कह दें कि हम क्या है, अच्छी सरकार को चुनोगे तभी तो अच्छे दिनों की मांग करोगे कि अच्छे दिन आएंगे, ठीक। या आपको अच्छे दिन प्राप्त हुए हैं तो अच्छी सरकार है, आपको ये कहने का अधिकार नहीं है, पहली बात, ठीक। क्योंकि कोई भी सरकार फुलफिल नहीं होती है, समय के साथ मांगों को, समसामयिक समय को पूरा करती है। लेकिन कोई भी दुनिया की सरकार आपने सुना है कि मुद्दे में उठा दे कि हम आपके अकाउंट में 5 लाख 15 लाख रुपए डाल देंगे। तो दुनिया की में छोड़ो, भारत की 1 अरब आबादी है, अगर वो एक अकाउंट में इतना अकाउंट डालेगा तो भारत की जीडीपी कम पड़ जाएगी। उसके पास तो इतना होगा, मतलब अगर पूरा ले भी गए भारत के जो भी आप डिपॉजिट है भारत सरकार की, वो कम पड़ जाएगी। फिर भारत सरकार कैसे चलेगी, भारत सरकार अपने कामकाज कैसे करेगी। तो स्वयं में समझना था, अच्छे दिनों की सरकार का मतलब है कि हम आपको इस लायक बना देंगे कि आप अच्छे दिनों की बात कर सकेंगे। जैसे स्किलफुल इंडिया, बहुत सारे प्रोग्राम चलाएंगे, आपको स्किलफुल करेंगे। यही अच्छे दिन की बात थी, ना कि आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, ठीक। अगर कोई सरकार ऐसी कहती है तो आज तक आप कोई चीज़ माफ़ तो कर देगी, लेकिन कभी ऐसा देखा है कि इतनी बड़ी रकम एक बार में सरकार आपके अकाउंट में भेज दे, वो राहत मनी हर व्यक्ति को मिल जाए या जो इसके हकदार हैं वो उनको मिल जाए, ऐसा संभव है क्या? आपको स्वयं सोचना पड़ेगा। जब भी कोई इन मुद्दों के आधार पर आपसे बात करे तो आपको भारत की डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर के साथ सोचना चाहिए, आपको लोकतंत्र की समझ होनी चाहिए। उसी समझ के आधार पर क्या है, जब कोई, क्योंकि हर पार्टी को अधिकार है कि वो अपने मुद्दों को उठा सके, ठीक है। आपकी ये समझ होनी चाहिए, उन मुद्दों को समझ सको कि ये मुद्दा क्या है, तो उन मुद्दों को भी जानना ज़रूरी है। और आपका भी ये समझना ज़रूरी है कि आप लोकतंत्र में ये संभव है क्या, संभव नहीं है, वो संभव बना सकते हैं क्या। तो इसी चीज़ को समझना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने अच्छे दिनों को लाने के लिए कोई काम नहीं किया, आपको इस लेवल पे लाए, ठीक, काम किया। कई जगह सरकार की, हर सरकारें फेलियर हुई हैं, हर सरकारें एक जगह सफल पर आई, दूसरी जगह उनके कार्य विफल हुए हैं। आपके काम को नहीं कर पाया, कुछ महामारी आई, ये भी हो सकता है आपके अकाउंट में पैसे ना आ पाए हों, ठीक है। तो आपदा की रात में आपको अकाउंट में पैसे कैसे भेजे, उसे भारत सरकार के लोगों की चिंता है, भारत के लोगों की चिंता है, ठीक, ये भी देख सकते हैं। तो इन आधारों को आधार बनाते हुए आप ज़रा सोचिए कि कोई भी सरकार किसी भी लोकतंत्र के देशों लोगों से एक बात करे, कोई कहते हैं कि हमारे 15 लाख कहाँ गए, तो उनसे पूछो कि 15 लाख अगर तुम्हें मिलेंगे तो हर व्यक्ति को मिलेंगे, और हर व्यक्ति को भारत सरकार के पास 15 लाख देने के लिए रुपए हैं। जब आपने अभी नहीं दिए भारत सरकार को 15 लाख रुपए, तो एक व्यक्ति होने के नाते तो आप एक सरकार से कैसे मांग कर सकते हैं कि हमको 15 लाख रुपए मिल जाएं। आप एक व्यक्ति हैं, आपने इतना टैक्स जमा किया है, ये उसके पास टैक्स जमा होता 15 लाख का, तो वो तुम्हें 15 लाख बताने पे भेज सकती थी। तो आप देख सकते हैं ऐसी व्यवस्था संभव कभी नहीं हुई है। हाँ, आपके लिए कुछ राहत कार्य, आपके लिए कुछ काम, आपके लिए कुछ अपेक्षाएँ, आपके लिए सहयोग, आपके लिए काम, ना कि आपको पैसे देते घूमे सरकार के। सरकार कोई बैंक नहीं है भाई, बैंक से ये काम होता है, सरकार कोई बैंक नहीं है। जब भी सरकार ऐसी काम करे कि हम आपको, हाँ, आप ऋण हैं, आपका कोई ऋण है सरकार पे, तो सरकार उन ऋणों को माफ़ कर सकती है, ठीक, कि चलिए हम ये ऋण माफ़ कर देते हैं, ये मुद्दे आधार बना सके, ठीक। वो भी चुनाव के समय के आधार पर उसे भी तो कुछ चाहिए, उसने माफ़ किया तो कुछ तो दोगे आप भाई। तो माफ़ तब करेगी जब उसे लगेगा कि हमें ये चाहिए, हम लाओ माफ़ कर दें, तो वो भी है। तो क्या है, लोकतंत्र में भी आप देख सकते हैं इस तरीके से काम होते हैं। इसके साथ आगे बढ़ें तो आप देखेंगे कामकाज को आलोचनात्मक मूल्यांकन करने लगे हैं।
किसी भी लोकतंत्र में आप देखोगे, जब तक आप लोकतंत्र का आलोचना नहीं करोगे, आलोचना लोकतंत्र का एक पहलू है, विकास का एक पहलू है, क्योंकि आपको कमी नहीं दिखाई पड़ेगी तो लोकतंत्र कैसे विकास होगा। पहले आप देख सकते थे कि जिन राजतंत्रात्मक सरकार राज्यों में क्या था, लोकतंत्र आपको, लेकिन क्या था, कमी थी, लोग बोल नहीं पा रहे थे, उनको ये अधिकार नहीं दिए गए थे। कहते हैं ये लोग वहाँ लोकतंत्र में सबको जीने, वहाँ भी लोग जी रहे थे, आज भी तुम जी रहे हो। लेकिन आज क्या है, आज आप अपनी बात उठा सकते हो, लोकतंत्र की आलोचना कर सकते हो। लेकिन राजतंत्र की आलोचना आपने कभी सुना है किसी व्यक्ति ने की और वो सही सलामत रहा? तो देख सकते हैं कि आलोचनात्मक मूल्यांकन करने लगे हैं, कारण आपको अधिकार मिले, आपको लाभ प्राप्त हुआ है लोकतंत्र से। तो लोकतंत्र एक क्या है, विकास की प्रक्रिया है। जैसे आप विकास कर रहे हैं, ऐसा नहीं, जो लोग लोकतंत्र को नहीं मानते थे उन्हें लोकतंत्र से विकास नहीं हो रहा, उनका भी विकास हो रहा है। वो भले ही लोकतंत्र में कहें कि हम लोकतंत्र में सबसे ऊपर हैं, लेकिन वो कभी सबसे ऊपर आके अपने लोकतंत्र के विकास में योगदान कभी नहीं देते हैं। वो कहेंगे उस मामले में वो सबसे पीछे दिखाई पड़ेंगे कि हम इसमें सबसे पीछे खड़े हैं, हमने बहुत पहले ही विकास कर लिया अपना। वो इस तरीके से काम बढ़ते हैं अपना। तो लोकतंत्र में क्या है, समय के साथ धाराएं बदलती रहती हैं और विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। आप इसको देख सकते हैं कि आलोचनात्मक मूल्यांकन तभी होगा जब जो लोग कहते हैं कि हमने लोकतंत्र में हमें नहीं चाहिए, या लोकतंत्र को वो स्वीकार नहीं करते हैं, या जो लोग नहीं स्वीकार करते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था को, तब भी आप आलोचना लोकतंत्र की करेंगे। क्योंकि लोकतंत्र की आलोचना करने का मतलब उस व्यक्ति की आलोचना हो रही है कि जहाँ कमी है, या उस कमी पे आलोचना कर रहे हैं। और कमी हमेशा समाज में दिखाई पड़ेगी, एक व्यक्ति के रूप में दिखाई पड़ेगी। आप कमी ऐसा नहीं कि हवा में उड़ती दिखाई पड़ेगी, वो एक व्यक्ति में पहचान के रूप में दिखाई पड़ेगी, ये कमी है। तो व्यक्ति से ही कमी लोकतंत्र में दिखाई पड़ेगी, क्योंकि लोगों से बना है तंत्र आपका, इसको भी समझें। तो इस तरीके से आप देखोगे तो लोकतंत्र के कामकाज से लोगों का असंतोष जताना लोकतंत्र की सफलता को बताता है। जब भी आप लोकतंत्र के प्रति अपना असंतोष जताते हैं तो लोकतंत्र की सफलता है। चाहे वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सबसे पीछे खड़े हों, वो असंतोष अगर लोकतंत्र से जता रहे हैं तो कहीं ना कहीं तब भी आपको लोकतंत्र में सफलता है। आप लाभार्थी हैं तब भी आपको है, वो लाभार्थी हैं या उन्होंने ज़्यादा योगदान पहले निभाया था, आज कम निभा रहे हैं, तब भी आपको क्या है, आप लाभार्थी हैं। तो ऐसे देख सकते हैं। साथ ही लोगों के आप देखेंगे प्रजा से नागरिक बनने की गवाही भी देता है। तो देखोगे राजतंत्र में प्रजा होती थी, लेकिन अब क्या है, लोकतंत्र में नागरिक बने। तो आपको एक क्वेश्चन है कि क्या आप इस मत से सहमत हैं कि प्रजा, जहाँ राजतंत्र प्रजा तंत्र को बढ़ावा देती थी, क्या लोकतंत्र नागरिक तंत्र को बढ़ावा देता है? क्या आप इस मत से सहमत हैं? समीक्षा कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है, आप इस पर लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि माइन्यूट सा डिफरेंट है, वो प्रजा भी नागरिक है, ये प्रजा भी नागरिक है। यहाँ नागरिक बात है यूनिवर्सल रूप से विश्व के अन्य नागरिक, लेकिन प्रजातंत्र में आप, राजतंत्र में प्रजा जो थी उतने ही देशों की लोगों की प्रजा थी, बाकी लोगों के साथ वो कोई भी अधिकार नहीं थे, वो चाहे जैसे चाहे उनके साथ ट्रीट कर सकते थे। इस तरीके से आप उसे आइडेंटिफाई करें, आंसर लिखें। आप देख सकते हैं कि सरकार की चाल ढाल पर उनके वोट से असर पड़ता है। तो आप देखोगे सरकार की जैसी जैसी चाल ढाल होगी, वर्तमान की सरकार आपके लिए कहा है अच्छे दिन आए हैं, आज जिन जिन लोगों को अच्छे दिन दिखाई पड़ते हैं वो सरकार के साथ हैं, जिनको नहीं लगता है वो सरकार के विपरीत हो गए, या जो वोट दे वो पीछे हट गए। तो ये सरकारें इसी तरीके से चलती रहती हैं और इनका सबसे बड़ा आधार ये है, भारत सरकार या भारत संविधान सरकारों के लिए भी एक बोझ डाल के गई है। बोझ क्या है कि भैया तुम भी अपना विकास करो। कैसे? डीपीएसपी के कार्य माध्यम से। ये डीपीएसपी सरकार को नैतिक रूप से कार्य करने को जो है क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। अगर आप काम ही नहीं करोगे तो अगली बार जनता वोट किसके आधार पे देगी, और आप वोट किस आधार पे लोकतंत्र में सबसे निचले स्तंभ पे जाकर बात करेंगे कि हमें वोट दे दो, आपने क्या काम किया है, आप भी तो दिखाएंगे हमने क्या क्या काम किए हैं। तो इन्हीं आधारों को मानते हुए वो आपसे मांग करेगी, ठीक। तो इनको भी देख सकते हैं कि ये उनके लिए अपने हितों को प्रभावित करता है। तो आप देख सकते हैं कि यही प्रभावित, अगर सरकारें अपने काम समय पे नहीं करती हैं तो सरकारें हमेशा बदली हैं और सरकार जनता बदलती है। जनता के पास ये हथियार होता है कि हमारे लिए आप काम नहीं कर रहे हैं, आप किसी ऐसे काम को बढ़ावा दे रहे हैं जो समाज में क्या है, जो किसी खास वर्ग या किसी, तो आप देख सकते हैं पहले की सरकारें बदल गई, ठीक, पहले की सरकारें भी बदली इसी आधार पे, या सरकार ने
इन नीतियों पे ठीक से काम नहीं किया तो सरकारें बदल गईं। आज फिर से अगर कोई ऐसी सरकार ऐसा काम कर रही है तो आने वाले समय में शायद लोगों को ये कितने जागरूक हैं उसके प्रति, ये लोकतंत्र और उनका स्वयं का मूल्यांकन है, उनका स्वयं का विकास है कि वो कितना जागरूक हैं लोकतंत्र में अधिकार और अधिकारों के प्रति, ठीक, और उत्तरदायित्वों के प्रति। तो आप देख सकते हैं तभी आप एक अच्छे नागरिक की बात करेंगे। इस तरीके से अगर हम देखें तो हमने इस बात को समझा, ये नागरिकों की गरिमा में पूर्ण जीवन और स्वतंत्रता भरा जीवन लोकतंत्र का किस तरीके से आधार बनाती है। आप अपने अधिकार बनाएंगे, सारे अधिकार आपके बेसिक स्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं और इसी बेसिक स्ट्रक्चर के साथ आप अपना विकास करते हैं, अपने साथ अपने लोगों का विकास करते हैं, अपने आसपास के लोगों का विकास करते हैं, अपने समाज का मतलब देश में कोई ऐसा नहीं, समाज का मतलब किसी खास समाज, पूरा समाज हो, विविध भारतीय की तरह विविध संस्कृतियों के लोगों से बना समाज, ठीक। तो आप देख सकते हैं कि इन्हीं लोगों से बना समाज जो किसी खास वर्ग को न बढ़ावा, संपूर्ण होल रूप से मानव विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। इसी प्रक्रिया के साथ आप क्या है, लोकतंत्र में लोगों के तंत्र का विकास, सरकार का विकास, सरकार के कार्य, अधिकार, कार्य, उत्तरदायित्व, उसी तरीके से आप क्या है, अधिकार, कार्य, उत्तरदायित्व, ठीक। तो इस तरीके से देख सकते हैं, लिख सकते हैं कि जैसे सरकार के पास अधिकार हैं, दायित्व हैं, उत्तरदायित्व हैं, आप देख सकते हैं, या अकाउंटेबिलिटी कह सकते हैं। इसी तरीके से एक व्यक्ति भी क्या है, एक राष्ट्र सरकार है। आपसे मिलकर भी, अगर आपसे मिलकर कोई एक व्यक्ति, जैसे या क्या होगा, जैसे आपके संसदीय क्षेत्र में खड़े हैं, बहुत सारे व्यक्ति हैं और कोई वोट देने ना जाए, मान लीजिए आप वोट देने चले गए, सिर्फ एक व्यक्ति, क्योंकि जो पहले सबसे ज़्यादा पाया वो जीत गया। तो एक व्यक्ति अगर वोट पाता है, ठीक, एक व्यक्ति ने वोट दिया, कोई उस एरिया में वोट देने नहीं गया और उसी एक व्यक्ति के वोट से एक व्यक्ति जीत गया, आपके एरिया का सांसद, तो क्या करोगे, आपने स्वयं एक सरकार का निर्माण को जन्म दिया है और उसी सरकार से मिलकर आपके एक सरकार का हिस्सा बने। तो आपको क्या है कि आपको ये एक स्वयं में क्या है, सरकार निर्मित करते हैं, आप स्वयं में सरकार हैं। तो सरकार कितने बड़े सरकार हैं, वो आप लोकतंत्र में लोकतंत्र के कितने अच्छे प्रहरी हैं, तभी आप लोकतंत्र की अच्छी सरकार हैं। तो आप देख सकते हैं, क्या आप क्वेश्चन कहें, क्या लोकतंत्र में एक अच्छा प्रहरी होना लोकतांत्रिक प्रक्रिया या लोकतंत्र के विकास का अगला कदम है, इसको लिख सकते हैं। या लोकतंत्र का एक अच्छा प्रहरी होना जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था को एक अच्छा लोकतंत्र कह सकते हैं। इस तरीके से आप पॉइंट निकाल सकते हैं। बहुत सारे पॉइंट हैं जो आप अपनी भाषा में निकाल सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं। हमने इस पार्ट में क्वेश्चन आपको नहीं दिए हैं। अगर हम बात करें इस समरी की, इसके नागरिकपूर्ण जीवन में, तो आप देख सकते हैं इसके एक समरी में जी रहे थे। जैसे हमने कहा एक समरी में अगर हम बात करें, आगे बढ़ें, ये भी एक समरी ही है, आप इसे देख लें। ये जो लोकतंत्रों का मूल्यांकन कर रहे हैं, ये भी एक समरी है, ठीक है। नागरिकों के सम्मान को बढ़ावा है, गरिमा में पूर्ण जीवन को बढ़ावा है। ये आज़ादी और गरिमा में पूर्ण जीवन के साथ पूरे लोकतंत्र के लिए मतलब एक समरी कह सकते हैं। इन पॉइंट को आप लिख सकते हैं कि ये निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार, विभिन्न लोगों के बीच टकराव को टालने में एक मैकेनिज्म प्रदान करता है। और देखोगे या विधिक रूप प्रदान करता है, या सामाजिक रूप प्रदान करता है, या लोकतांत्रिक रूप प्रदान करता है। शब्द दे दीजिए अपने हिसाब से, आप देख सकते हैं। ये लोकतंत्र को सुधार करने में अवसर प्रदान करता है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसके साथ ही जो गरिमापूर्ण आज़ादी की बात करें, ये क्या करोगे, इसमें देखोगे कि ये आपके क्या जो आज़ादी स्वीकार्य है, ऐसे बेसिक स्ट्रक्चर है। महिलाओं के साथ क्या सम्मान है, व्यक्ति में जेंडर के हिसाब से तो बना है, सिर्फ क्या है, लेकिन कामकाज के लिए नहीं, व्यक्ति के होने के नाते कोई भेदभाव नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि महिला भी एक व्यक्ति है। इस तरीके से आप इसको आधार बना सकते हैं। इसी सभी आधारों को आधार बनाते हुए हम इस लोकतंत्र में गरिमा में पूर्ण और आज़ादी भरे जीवन में भी कुछ समरी है, देख सकते हैं कि ये समरी क्यों, गरिमा में पूर्ण जीवन की आज़ादी की बात क्यों आई। चाहे वो अमेरिकी संविधान की बात हो, अमेरिका में भी काले गोरे का युद्ध चढ़ा, देख सकते हैं। संविधान बनने के बाद भी फिर वहाँ के संविधान में बदलाव किया गया, ठीक। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि क्या है, समय के साथ बदलाव होते रहते हैं। व्यक्ति लंबे समय तक गुलामी का जीवन जी रहे होते हैं, यह उनके लिए समानतापूर्ण जीने का एक तरीका है। जब व्यक्ति लंबे समय तक जीवन जी रहे थे, अचानक क्या हुआ, गुलामी की जंजीर टूटती हैं और स्वतंत्रता प्राप्त होती है। स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो आप देख सकते हैं, यहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे, अगला स्टेटमेंट वो है सेंटेंस। तो आप देखेंगे इसी गुलामी पड़े जीवन को 1947 में भारतीय लोगों ने
हर एक व्यक्ति ने छोड़ दिया। व्यक्ति का मतलब चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, सभी को जीवन प्राप्त हुआ समानतापूर्ण जीवन जीने का। जब भारतीय संविधान बना तो सभी समान हो गए। जो आप देखोगे उन्हें एहसास कराना है, ठीक, कि सभी व्यक्ति बराबर हैं। और ये एहसास कहाँ से होगा? ये व्यक्ति को संविधान से प्राप्त होगा, विधिक रूप से प्राप्त होगा, ठीक है, संवैधानिक रूप से प्राप्त होगा कि सभी लोग बराबर हैं। वैज्ञानिक तो इस बात को पहले ही साबित कर चुके हैं कि सभी समान हैं, ठीक है। अगर वो कहें कि नहीं हम तो साइंटिफिक हैं, जो ये व्यक्ति कहें हम बराबर इसलिए नहीं कि हम साइंटिफिक हैं, वैज्ञानिक हैं, उन वैज्ञानिकों के लिए मेरा यही सवाल है कि भैया सभी लोग समान हैं, ठीक। तो यह वैज्ञानिक तो देखेंगे यहाँ व्यक्तियों की गरिमा का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे आपके अंदर की एक डिग्निटी कहती है कि हमें गरिमापूर्ण जीवन जीना है, हर व्यक्ति को गरिमा में पूर्ण जीवन जीना है। तो आप देखेंगे कि दुनिया के अधिकांश समाज पुरुष समाज रहे, प्रधान समाज रहे थे, तो उन्हें लगा जब वहाँ के संविधान ने बराबर का अधिकार दिया तो पुरुष प्रधान समाज की पितृसत्तात्मक समाज क्या है, टूटने लगा। तो उन्हें लगा कि हमारे अधिकार छीनने लगे हमसे। तो बहुत सारे उन्होंने तर्क दिए कि तुम इस पे काम नहीं कर सकोगी। जैसे भारत की पहली महिला आईपीएस बनी, उसने भी बहुत लड़ाई लड़ी। आर्मी में ज्वाइन करने के लिए, आर्मी कमीशन जाने के लिए उन्हें क्या किया, आप सक्षम नहीं हैं। उन्होंने पहले ही तय कर दिया क्या है कि आप सिर्फ बच्चे पैदा करो, कि आप सक्षम नहीं हैं। तो उन्होंने ताकत अपनी दिखा दी क्षमता कि हम देखिए इसके लिए भी सक्षम है, जो आप नहीं कर सके हम वो करके दिखाएंगे। दूसरा, द्वितीय विश्व युद्ध जब अमेरिका में शुरू हुआ तो आपको दिखाई पड़ेगा जो पुरुष नहीं कर पाए थे, लड़ने गए थे, वो महिलाओं ने कर दिया। आज अफ़गानिस्तान हो, चाहे वो मध्य एशिया हो, चाहे वो ऐसे आतंकवादी स्थल हों, उस एरिया में भी जाके आज महिलाएं अपना परचम फहरा रही हैं। आप देख सकते हो अमेरिका के आर्मी डिपार्टमेंट को या उनकी अन्य लॉबी में, जो एक लंबे संघर्ष के बाद महिलाओं के लिए क्या है, अब एक सैद्धांतिक रूप से जो है समानता का अवसर बना। इसी समानता के अवसर को भारतीय संविधान में आर्टिकल 14 में दिखाई पड़ता है। आप देखेंगे माने जाने लगा, अब लोग भी मानने लगे हैं। माने जाने लगे मतलब है लोगों ने भी माना यार सभी हैं महिलाएं, लेकिन अवसर मिले तो मौका न चूको। आज भी पुरुष इस मामले में आगे है कि अवसर मिले तो मौका मत चूको, वो बता दो कि हम तुमसे आगे हैं। तो माने जाने लगा है कि महिलाओं के साथ गरिमा और सम्मान का व्यवहार जो है लोकतंत्र की पहली शर्त है। और ऐसा नहीं है व्यक्ति में महिला से पुरुष में ही कमी है, भाई महिलाओं में भी कुछ कमी है। ऐसा नहीं कि महिलाएं ही सभी शुद्ध रूप से बिल्कुल एकदम ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो महिलाएं स्वयं महिलाओं के लिए लड़ रही हैं और महिलाएं स्वयं महिलाओं की कमियों को भी उजागर कर रही हैं। और पुरुष भी ऐसा ही काम है, जिस तरीके से पुरुष महिलाएं, जो महिलाएं पुरुषों की बात करती हैं कि पुरुष प्रधान समाज की जो आपने कार्य किए हम क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल करो। लेकिन क्या है, वही बात हुआ कि हम आज महिलाएं भी वही बात करती हैं कि आपने लाखों वर्षों तक भोगा है, अब हम भोगेंगे, ठीक। महिलाएं यही बात उठा रही हैं आज, जो लोकतंत्र के हिस्से में आप देख सकते हैं। तो उसी तरीके से पहले जो लोगों ने लोकतंत्र होने के नाते सारे अधिकार भोगे, आज जो अगर भारत में वर्ण व्यवस्था की बात करें, वो अपने अधिकारों की बात करते हैं तो कहते हैं मेरे अधिकारों का हनन है। तो आप कुछ ऐसा काम कीजिए कि आने वाली पीढ़ियाँ ना महिलावादी समाज ना पुरुषवादी समाज एक दूसरे को थोप सके, एक दूसरे को सम्मान दें, एक दूसरे को क्या साइंटिफिक रूप से माने कि भाई ये भी सक्षम है, यही काम ये भी कर सकती है जो हमने कर सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो हर तरीके से सक्षम है, ठीक। आज आप कहीं भी देख सकते हो महिलाएं कहीं भी पीछे नहीं हैं। यूट्यूब देख सकते हो, नेट देख सकते हो, कहीं भी आप देख जाएं, आप देखेंगे अगर इस क्रम में भी आगे बढ़ें, ठीक। उसी तरीके से भारतीय लोकतंत्र में लोगों को समझना है कि जो लोग आज अपने हक के लिए मांग करते हैं शायद उनको वो उपेक्षित या समाज में पीछे रहे, उनको अधिकार नहीं दिए। जो अधिकार वो मांग रहे हैं तुम्हें देना पड़ रहा। तुम कह रहे हो कि बहुत सारे मुद्दों पे आप देखोगे, जैसे आरक्षण पे बात थी, लोगों को आरक्षण पे व्यक्ति की आरक्षण वाला आरक्षणवादी व्यक्ति है, इस आधार पे लोग भेदभाव करते हैं। कुछ इस आधार पे कहते हैं इस जाति का नहीं है, ठीक है, इसलिए हमसे नीचे है। तो जातियाँ ऊपर नीचे करने के लिए बनाई गई थी, इसलिए नहीं बनाई गई थी। जब बनी थी जातियाँ तब इसलिए नहीं बनी थी कि इन्हें ऊपर नीचे रखना है, इसलिए बनी थी कि इन्हें ये कार्य करना, हमें ये कार्य करना है। लेकिन तब वहाँ पे भेदभाव नहीं हुआ था, तब पहली बार जाति बनी होगी। आप समझ सकते हो उत्तर वैदिक काल में जाके आप टटोले कहीं उत्तर वैदिक काल का कोई ग्रंथ, धीरे धीरे लोगों ने क्या हुआ, असमानता बढ़ती गई, लोगों में टकराव पैदा होगा, लोगों ने मानवता को छोड़ दी, जाति पकड़ ली कि हमारी जाति सर्वोपरि है। वो कहते हैं कि ऊपर वाले की कृपा है कि हम इस जाति में पैदा हुए, मानते ऊपर वाले को हैं, लेकिन कहते हैं कि क्या है
ऊपर वाले की कृपा है, लेकिन काम बुरे करेंगे और कहते हैं कि हम इस जाति के हैं इसलिए हमें ऊपर वाले ने भेजा है। ऊपर वाले ने थोड़ी बोला था कि जाके इस जाति के साथ ऐसा करना, उसने तो आपके कहीं अंदर ये लिख के भेजा नहीं था, ये तो धरती पर प्राप्त हुए थे। तो बहुत सारे ऐसे लोगों पे सवाल है, आप देख सकते हैं बहुत सवाल हैं इस तरीके से, आप देख सकते हैं। अगर आज ऐसे कहीं हालात आपको दिखाई पड़ते हैं तो इसका मतलब है ये नहीं कि औरतों के साथ सदा से ही समानता का व्यवहार हुआ है। ठीक, औरतें आज इसलिए मांग करने लगीं कि उनके साथ समानता का व्यवहार नहीं हुआ। सभी मानते हैं कि वो पर्दे के पीछे रहीं, आपने पर्दे के पीछे हमेशा धकेला, ठीक है, अपने स्वार्थ के लिए उनको पीछे धकेल दिया। आज वो आगे निकल के अपना काम कर रही हैं तो पुरुषवादी समाज कहते हैं कि महिलाओं ने क्या हुआ, हमारे अधिकारों को छीन लिया। ठीक है, ये तो हमारे अधिकार थे, कुछ ऐसा भी बोलते हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं चलिए समान हैं, लेकिन आज उसमें भी क्या हुआ, क्रांतिकारी महिलाएं पैदा हो गई। वो कहते हैं कि नहीं, हमने जो भोगा है हम तुम्हें भी भुगा देंगे। ठीक, तो वो क्रांतिकारी हो गए हैं। तो क्रांतिकारियों का अस्तित्व बहुत समय तक नहीं रहा है। क्रांतिकारी चाहे देश की आज़ादी में रहे हों, चाहे जिसमें आज़ादी में रहे हों, वो स्ट्रक्चर आधार तो नहीं बने, उन्होंने अफलातून की तरह काम किया और अफलातून बन गए। तो देख सकते हैं क्रांतिकारी हमेशा अफलातून ही होते हैं, तो वो अफलातून का काम करते हैं। अफलातून के बाद क्या होगा, वो शांत हो जाते हैं और उनका आधार उनके पीछे हो जाता है, जो धैर्य और साहस और समय के साथ समझ के साथ काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आज भारत में जो महिलाएं क्रांतिकारी हो गई, जिसे हम एक्सट्रीमिस्ट कह सकते हैं या क्रांतिकारी या कह सकते हैं फेमिनिस्ट में एक विचारधारा है जो महिलाओं पुरुष के प्रति अच्छे भाव नहीं रखती हैं, उन्हें हर पुरुष गलत नज़र आता है। उन महिलाओं की बात कर रहे हैं हम, जिसे कहते हैं, उनका नाम वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं संवैधानिक, वैधानिक और नैतिक तरीके से महिलाओं के साथ हुए गलत व्यवहार पर उन्होंने ये अपने विचार में आइडिया बना लिया। जो महिलाएं आज हर पुरुष को गलत कहती हैं, उनके साथ इतना अत्याचार हुआ, उन्हें लगा कि हर पुरुष ही ऐसा है। ठीक है, तो आप देखेंगे हर पुरुष का उनके अंदर जो एक मनोवैज्ञानिक एक आइडिया बना, वो उन्होंने क्या हुआ, कुछ पुरुषों के द्वारा किए गए कार्य को अपने अंदर एक आइडिया डेवलप किया कि भैया ये सभी पुरुष ऐसे हैं। ठीक है, तो देखेंगे व्यवहार में संघर्ष करना, उन्होंने संघर्ष किया। ऐसा नहीं कि उन्होंने अधिकार नहीं, वो एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे आप देखोगी जिसे कहा जाता है क्या है, जैसे क्रांतिकारी फेमिनिस्ट, मुझे यही नाम याद आ रहा है, हालांकि एक और बर्ड टर्मिनोलॉजी है उनके लिए, उन्हें देख सकते हैं। ठीक, जैसे सिमोन डी बुआ, अन्य अधिकारों का नाम ले सकते हैं, अन्य भी हैं, या अन्य महिलावादी जो हैं क्रांतिकारी। इस होने के नाते यहीं से आप देख सकते हैं एक फेमिनिस्ट विचारधारा का भी जन्म हो रहा है। एक तरफ वो भारतीय लोकतंत्र या लोकतंत्र का हिस्सा बन रही हैं, लेकिन जब वो कहते हैं कि हमारे साथ गलत और व्यवहार हुआ है, तो क्या हो रहा है कि वो एक लोकतंत्र होने के नाते एक अलग विचारधारा के तहत अपने जेंडर बेस के तहत अपने आप को अलग भी कर ले रहे हैं कि इस पुरुष समाज, प्रधान समाज के लोगों से अलग रहना है। आज भारत में बहुत सारे ऐसे रिलेशनों का जन्म, मतलब जिसे कहते हैं क्या है, वैज्ञानिक रूप से सही नहीं है। ठीक है, वैधानिक तो छोड़िए, लीगलाइज तो बहुत देशों में हो चुका है। जिसे कहते हैं साइंटिफिक रूप से वो सही नहीं माना गया है, उसे भी देख सकते हैं। वो मानती हैं कि पुरुष गलत हैं, हम ही ठीक हैं। उन्होंने ऐसा तुम्हें देखकर बनाया है, हमें देखकर बनाया है। ठीक, इस समाज को देखकर बनाया है, या दुनिया के अन्य हिस्सों में ऐसी घटनाएं घटी हैं वहाँ देखकर बनाया है। आप देख सकते हैं, क्योंकि हम लोकतंत्र के होल में बात कर रहे हैं, पूरे लोकतंत्र, विश्व के लोकतंत्रों में बात कर रहे हैं। तो भारत में यही बात आपको जातिगत असमानता पर भी लागू होती है। यही बात जो अभी हमने एक्सट्रीमिस्ट या कह सकते हैं फेमिनिस्ट की बात कह सकते हैं, उनकी बात की है। ठीक है, और चाहे भारत में यही बात जो एक्सट्रीमिस्ट में जो फेमिनिस्ट हैं जो बातें आज करती हैं, वही बात भारत में क्या है, जातिगत असमानता पर भी लागू होती है। आप देखोगे जो इस तरीके के विचार बना लिए, जो कि ना तो वैज्ञानिक रूप से सत्य हैं, ना ही नैतिक रूप से सत्य हैं। आप देख सकते हैं वैधानिक रूप से अगर सत्य दिखें तो बात अलग है, लेकिन इनका कोई विचार नहीं। समय के साथ अगर चीज़ें ठीक हों तो स्वयं ठीक हो जाती हैं। अगर ऐसा ना होता तो भारत में क्या होता, लोग अपने आप का विकास ही नहीं कर पाते। तो ये भी सच था, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसी विचारधारा बना ली, कुछ लोगों ने स्वार्थवश ऐसी विचारधारा फैला दी कि तुम जन्म जाति क्या है, यहाँ से ही पिछड़े हो। तो आप देख सकते हो इसी विचारधारा को क्या है, चाबी ताला खोल के चाबी फेंक दो हमेशा के लिए। तो देख सकते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था में कमज़ोर और भेदभाव का शिकार हुए इन जातियों के लोगों को समान दर्जे का सम्मान प्राप्त हुआ। आप देखोगे अक्सर
देखोगे भारत को भारतीय संविधान में भी क्या है, ऐसी बातों पर बल दिया गया है। आप देख सकते हैं, जो व्यक्ति कहते हैं जितने व्यक्ति जागरूक हैं, जितने व्यक्ति जागरूक होने के साथ साथ क्या हैं, पढ़े लिखे हैं, जागरूक, ऐसा नहीं पढ़ा लिखा हो व्यक्ति जागरूक होता है, बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी लोकतंत्र, समाज, लोगों के प्रति जागरूक हो सकता है, अपने लोगों के प्रति जागरूक हो सकता है, देख सकता है कि भाई ये मानव विकास में कहाँ कमी पैदा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये लोकतंत्र में शिक्षा ही सर्वोपरि है। हाँ, शिक्षित व्यक्ति इन चीज़ों को और अच्छे तरीके से समझ सकता है। जो एक व्यवहारिक व्यक्ति समझ सकता है वो ये भी समझ सकता है, जहाँ शिक्षा के माध्यम से समझा जा सकता है वहाँ भी वो समझ सकता है। सिर्फ उसको पढ़ लिख कर नहीं, एहसास कर सकता है, ठीक, कि ऐसी घटनाएं घटी, भैया ऐसा ज़रूर हुआ। वो पढ़े आपको साक्ष्य तो नहीं दिखाएगा, हाँ मानव में ऐसे साक्ष्य दिखाएगा कि देखो ये पिछड़ा, ये पिछड़ा, लेकिन लिखित रूप से वो जो शिक्षित नहीं है वो ये नहीं दिखा पाएगा। ठीक, तो इसलिए शिक्षा ज़रूरी है। शिक्षा इनको आधार बनाती है कि आप शिक्षित होंगे, लोकतंत्र को स्वयं जान लेंगे, शिक्षित होते होते लोकतंत्र जाएंगे, और लोकतंत्र जाएंगे जैसे ही लोकतंत्र में आपको लाभ प्राप्त हुआ, शिक्षा प्राप्त हो गई, तो आप लोकतंत्र से मांग करेंगे हमें नौकरी भी दो। तो लो यही क्या है, यही सरकारों पर पुलंदा आपने छोड़ दिया कि अभी ये कमी है। जैसे क्या है, हम बेरोज़गार हैं तो हमें भी लगता है अभी हमें सरकार नौकरी नहीं दे पाई, ये लोकतंत्र में एक कमी है। तो अपने आप में एक कमी आपको दिखाई पड़ने लगेगी। तो देखेंगे उदाहरण के आपको देखने को भारतीय लोकतंत्र में दिखाई पड़ेंगे। इसके पक्ष में कोई कानूनी और नैतिक बल नहीं आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, आप देखेंगे कोई इसके कानूनी और नैतिक बल नहीं है कि आपको कोई दबाए, कोई ऐसा कार्य कर सके, ना नैतिक रूप से ऐसा है ना ही ऐसा कानूनी रूप से। ठीक है, तो देख सकते हैं शायद इसलिए लोग लोकतंत्र के प्रति ज़्यादा चौकस हो गए, सजग हो गए। अब आगे बात कर सकेंगे कि लोकतंत्र में जांच और परख कभी ख़त्म नहीं होती है। आप देखोगे जिस तरीके से आप पूरी ज़िंदगी जांच परख करते रहते हैं, वैसे ही लोकतंत्र है, पूरी ज़िंदगी जांच परख उस पर चलती रहती है। लोकतंत्र सरकार से बना है, सरकार आपसे बनी है, लोगों से बनी है, आपने जो भेजा है लोगों को चुनकर, तो जांच परख तो करोगे ना कि इसने मेरे लिए क्या काम किया है। तो ख़त्म होगी नहीं। आप कहोगे लोकतंत्र में सरकार मेरे मेरे मुद्दे या मेरे मन पे सही विचार नहीं बना पाई, या इसने लोकतंत्र में सही काम नहीं कर पाया। जब आपके अंदर विचार बनेगा, और जब विचार तभी बनेगा जब आप लोकतंत्र के प्रति सजग हैं। तो सजग होने के साथ साथ आप देखोगे लोकतंत्र में एक परख कभी ख़त्म नहीं होगी, चाहे आप, चाहे आपकी पीढ़ी, चाहे जितनी समय चले लोकतंत्र। जब भी लोकतंत्र में किसी एक मुद्दे पर जांच खत्म होती है या लाभ प्राप्त हो जाता है, वहीं दूसरे मुद्दे की बात भी शुरू हो जाती है। आप देखोगे ऐसा है, समसामयिक तौर पे आपको देखा जाता है कि लोकतंत्र में जब एक मांग पूरी होती है तो दूसरी मांग शुरू हो जाती है। आप व्यक्ति हैं, व्यक्ति लोकतंत्र है, तो आपके अंदर एक मांग पूरी हुई तो आपने दूसरी मांग कर दी। इसी तरीके से समझिए, इसी कारण लोकतंत्र में इन लाभों को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति और अच्छा काम करना चाहता है। और इसका कारण क्या है, वो मांग क्यों कर रहा है कि हमें और काम दो, हम और अच्छा काम करेंगे, हम और आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक, जैसे आपसे इंटरव्यू में आईएएस में कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, तो अब यही जवाब देते कि हम समाज के लिए और देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। आपके पास एक इंटरव्यू में एक सवाल होता है, पूछा जाता है आपसे कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, तो आप कहते हैं कि इस समाज में कुछ कमियां हैं जो मुझे पूरा करना है, या इस देश और समाज से बना देश या देश के लोगों के लिए मुझे करना है। और ये वो पूछ सकते हैं कि लोग बैठे हैं, लोग वो तो कर ही रहे हैं, आपकी क्या ज़रूरत है। आप कहोगे नहीं, मैं ये काम बेहतर तरीके से कर सकता हूँ, इसको आगे बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मुझे ये कमियां अभी दिखाई पड़ रही हैं। ये नहीं कहोगे कि वो शासन व्यवस्था है वो कमी है, नहीं, वो ये काम कहोगे वो भी ये काम कर रहे हैं, हमने इसको बेहतर तरीके से एनालिसिस किया है, हम इसे और अच्छे से करना चाहेंगे। ठीक है, उनके भी कामों को तवज्जो है क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं, उस कामों को भी ध्यान में रखते हुए और भी कुछ काम ऐसे हैं जो हम इस देश के लिए करना चाहते हैं। इस तरीके से आप अपने इंटरव्यू में इन सवालों को देंगे। इसके साथ ही आप देखेंगे लोकतंत्र की व्यवस्था में बहुत सारी कमियों का पुलिंदा आप देख सकते हैं, खोलते रहते हैं कि लोकतंत्र ये खराब है, ये खराबी है। लोकतंत्र इसलिए खराब है, लोकतंत्र में आइडिया नहीं खराब है। लोकतंत्र हमेशा जब पुलिंदा खुलता है कमियाँ, तो वहाँ सरकारों की कमियाँ खुलती हैं। ठीक है, दूसरा, लोकतंत्र में जैसा लोकतंत्र है वैसी ही सरकार का निर्माण होगा। तो लोकतंत्र की आलोचना आप इस आधार पर करेंगे कि लोकतंत्र किन लोगों से मिलकर बना है, क्या सर्वलोकतंत्र है, ये व्यवस्था आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि लोकतंत्र में वो व्यक्ति भी भागीदारी है जिसने अभी क्या है, एक दिन हुए अपना जन्म लिया है।
क्योंकि मत देने का अधिकार उसे तब मिला है, लेकिन अब लोकतंत्र का हिस्सा हो चुका है, क्योंकि लोकतंत्र में भाई आ चुका है। अभी समझ नहीं है, लेकिन अभी ये भारतीय संविधान के तहत माता पिता पर उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि आप इसकी देखरेख करें लोकतंत्र होने के नाते। ठीक, आर्टिकल जो उत्तरदायित्व आप जाएंगे उसमें देख सकते हैं, सबसे लास्ट पॉइंट आपको यही दिखाई पड़ेगा। आप खोल सकते हैं इसे। लोकतंत्र में इन कमियों का पुलिंदा लोकतंत्र की सफलता की गवाही देता है। हमेशा आप जब कमी कहोगे कि जब कमी है तो सफलता की कमी कैसे, तो जब भी आप देखोगे, आप लोकतंत्र की आलोचना करोगे तो आपको लगेगा कि क्या है, लोकतंत्र में अभी कमी है। लोकतंत्र की कमी का मतलब लोकतंत्र के विकास में कमी, मानव के विकास में कमी, या लोगों में अभी विकास कमी है। ठीक, जो लोकतंत्र में हिस्सा बने हैं लोकतंत्र के, उनके अभी मानव विकास में कमी बाकी है। ठीक है, तो ये भी देखेंगे। और भी एक चीज़ बता दें, लोकतंत्र में जब भी कोई आपसे कहे कि लोकतंत्र की आलोचना, आप सरकार की आलोचना कर रहे हो, तो आप कहो कि हम सरकार की नहीं, लोकतंत्र की आलोचना करते हैं। और लोकतंत्र की आलोचना करना लोकतंत्र की सफलता की पहली कुंजी है। कहना पहली ही की है, ये भी आप बता सकते हैं कि जब हम किसी लोकतंत्र की आलोचना करेंगे ही नहीं तो लोकतंत्र कैसे विकास करेगा। ठीक, इस तरीके से आप बता सकते हैं। ये उसकी पहली कड़ी है या सीढ़ी है, या सीढ़ियों में एक सीढ़ी है। आप कहना कि जो लोकतंत्र नामक सीढ़ियां हैं, आप अमेरिका अगर लोकतंत्र के विकास की प्रक्रिया होती, लोकतंत्र सबसे पुराना, वहाँ के लोग सबसे विकसित, तो अभी भी वहाँ शायद लोकतंत्र पूरा हो गया होगा। लेकिन आप देखेंगे वहाँ के लोकतंत्र में और यहाँ के लोकतंत्र में अंतर आप दिखाई पड़ेगा। वहाँ के लोगों का मुद्दा लोकतंत्र के प्रति क्या है, आपके यहाँ लोगों का मुद्दा लोकतंत्र के प्रति क्या है। तो यही मुद्दा का विकास करना है। आप देख सकते हैं वहाँ के लोग क्या है, देश विदेश की कमियों को बुझाते हैं, मानवता की बात करते हैं, अन्य चीज़ों की बात करते हैं, आर्थिक नीतियों की बात करते हैं, क्या काम किया आपने, वो पूछते हैं। बेवकूफ़ अमेरिकी नागरिक जब सरकार चुनते हैं तो अमेरिकी पार्टियां जो हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव से ये सवाल करती हैं कि आपने ये कार्य किस तरीके से किया था, हमें बताइए, और ये कमी रह गई है तो कैसे रह गई है, हमें स्वयं बताइए। उनके रिप्रेजेंटेटिव उनको स्वयं उत्तर देते हैं। अभी भारत में शायद ऐसी विकास बाकी है। आप देख सकते हैं भारत की पार्टियों में भी, अभी भारत में तो लोकतंत्र में लोगों को तो छोड़ो, भारत की लोकतांत्रिक पार्टियों में अभी लोकतांत्रिक होना बाकी है। भारत की तो भी पार्टियां ही लोकतांत्रिक होना बाकी हैं, जिन्होंने लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए लोकतांत्रिक पार्टी का जन्म दिया है। अभी एक सवाल तो उन पर स्वयं बनता है कि क्या आपकी पार्टी लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक तरीके से बढ़ रही है। भारत की पार्टियों को देख सकते हैं। इस तरीके से आप सवालों को देखेंगे। जो कहते हैं कि हम बहुत विकसित हैं, हम बहुत ज़्यादा एलीट सोसाइटी के, भारत की बात कर रहे हैं, अमेरिका की नहीं इस समय, तो आप उनसे लोकतंत्र के बारे में जब सवाल करोगे तो उनके विचार सुनोगे तो आपको समझ जाओगे कि ये वास्तविक लोकतंत्रवादी है या इसने कितना विकास किया है मानव लोकतंत्र में, ये देख सकते हैं। या इनके सभी अंगों का विकास कितना हुआ है जो लोकतंत्र होने के नाते। आप देख सकते हैं इस क्रम में इसे हमेशा लोकतंत्र का विकास और लोकतंत्र को आगे अगले पायदान पर ले जाने का तरीका है। यह एक सतत प्रक्रिया है, चलती रहती है। देख सकते हैं जो नहीं मानते उन्हें कहते हैं कि भैया नहीं मानोगे तो कोई और आके मानेगा। ठीक, तो भैया लोकतंत्र में देखोगे लोकतंत्र के विकास को हीगल के बाद, हीगल का जो विचार है यहाँ पूरा लिखना है, हीगल के विचार वाद संवाद, यहाँ से बाद लिखेंगे, और इससे जन्मे एक नए मुद्दे या विचार पर क्या होगा, एक प्रक्रिया है जो इस विचार या मुद्दे को फिर से संवाद से जोड़ देगी। ये बात जो संवाद है वो बात बन जाएगा और ये जो विचार है ये संवाद बन जाएगा, और फिर इसको जुड़ेगा, फिर से क्या होगा, नए विचार बनेगा, और फिर से संवाद, ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इस तरीके से ये काम करते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं रोज़ प्रेरणा का एक स्तंभ है नैतिक साहस लोकतंत्र में। रोजा पार्कर्स हैं, ये एग्जाम्पल दिया गया है। आप देखोगे अमेरिका में काले घोड़े की नींद पर ये रोजा पार्कर्स हैं। एक गोरा व्यक्ति इस पे बैठ सकता था, लेकिन रोजा पार्कर्स इस सीट पर बैठ गई थीं। इस सीट पर बैठने से उसको गाड़ी से या उसने हटाने की कोशिश की तो ये उससे अपनी बात कहने लगी। तो इस पर इसी से वहाँ पे क्या होता है, काले और गोरे की भेद की नींद पर एक गृह युद्ध शुरू होता है, और इसी एक बात से पूरा देश क्या होता है, इस
प्रक्रिया से पूरे आंदोलन का जन्म होता है और फिर वहाँ की सरकार, वहाँ के संविधान, वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बदलाव किया और सभी लोगों को सभी अधिकार दिए। सभी लोगों के जो ऐसे बदलाव किए कि आपके यहाँ ऐसे अधिकार बनाइए, कोई ऐसे अधिकार नहीं बने थे, उन्हें कानूनी रूप से अवैध घोषित किया गया। आप देखोगे या संविधान में उनको विरोध दिया गया। आप देख सकते हैं, इसी पिक्चर को आप देख सकते हैं, याद रखें। ठीक, और बात करें इस क्वेश्चन के संदर्भ में तो देख सकते हैं, लोकतंत्र की सरकार उत्तरदायी, जिम्मेदार, वैध सरकार का गठन करता है। तो लोकतंत्र में भैया आप भी एक लोकतंत्र हैं, हमने बताया। तो क्या आप उत्तरदायी, जिम्मेदार, वैध हैं? जैसे ही आप उत्तरदायी, जिम्मेदार, वैध हो जाएंगे, लोकतंत्र स्वयं वैध हो जाएंगे, क्योंकि एक व्यक्ति से बना, चाहे सभी लोग। तो ठीक है, लोकतंत्र चाहे एक व्यक्ति बना हो, अगर एक व्यक्ति का लोकतंत्र है तो सभी उत्तरदायी, जिम्मेदार, वैध हो जाएं। अगर अनेक लोगों से मिला है, ठीक, तो अनेक सभी को होना पड़ेगा, चाहे एक हो अनेक हो, बनना सभी को पड़ेगा, यही गठन करता है। इसी तरीके से आप अपने आंसर को लिख सकते हैं और वीडियो जो हमने बताए हैं उसमें इनको पिरो सकते हैं बेहतर तरीके से। और क्वेश्चन को और मॉडिफाई करना चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि क्या आप इस मत से सहमत हैं, भारत आज़ादी के बाद भारतीय लोकतंत्र ने कहाँ तक अपने विकास को प्राप्त किया है और इस लोकतंत्र में किस तरीके से उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है। क्या वही आप इसकी समालोचनात्मक उदाहरण सहित जो है समीक्षा कीजिए। उदाहरण सहित इसलिए कि पिछली सरकारों के प्रति जो जिम्मेदार थी, उत्तरदायी थी, वैध थी, वर्तमान समय की सरकार कितनी जिम्मेदार, वैध और है, या उस समय के मुद्दे क्या थे जिन पे वो इतनी वैध रही, इस समय के कितने मुद्दे जो थे वैध थे, सरकार रही। तो यही सब इसमें आपको पिरोना है। आप देखेंगे लोकतंत्र किन स्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है। ठीक, आप देख सकते हो लोकतंत्र उनके बीच सामंजस्य बैठाता है। क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है, तो आप लिखेंगे कि लोकतंत्र क्या हमेशा इस बात का नीति निर्धारण करता है, हमेशा से ही, कि लोकतंत्र हमेशा से ही जिन स्थितियों में होगा, नहीं सॉरी, क्या आप इस मत से सहमत हैं कि लोकतांत्रिक विचारधारा लोकतंत्र में जो है किन स्थितियों में विविधता को संभालता है, उनके बीच सामंजस्य बैठाता है और उत्तरदायित्व को निभाता है। आप यहाँ एक उत्तरदायित्व और बैठ लिखा सकते हैं कि लोकतंत्र अपना उत्तरदायित्व, क्योंकि लोकतंत्र के भी दो हाथ हैं, एक हाथ से दे रहा है, दूसरे हाथ से उसे चाहिए भी। तो एक हाथ आपके हाथ पर रख रहा है, दूसरा हाथ आपको भी देना पड़ेगा लोकतंत्र। तो यहाँ उत्तरदायित्व लिख के आप इसको लिख सकते हैं। और आप देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर या पक्षों पर आप विचार या पक्ष या विपक्ष में तर्क दें। आपकी जैसी आइडियोलॉजी, क्योंकि भारत में क्या है, लोकतांत्रिक सरकारों के प्रति, वर्तमान सरकार के प्रति बहुत से लोग क्या हैं, सही बात कहते हैं, बिल्कुल सही काम कर रही, बहुत से लोग कहेंगे नहीं सही काम कर रही। या विभिन्न पार्टियां और बहुदलीय व्यवस्था की बात कर लें तो बहुदलीय व्यवस्था कहेंगी नहीं सरकार सही काम नहीं कर रही, भले ही उसने बहुत अच्छा काम किया हो। इसी तरीके से समाज, पार्टियां, लोकतंत्र बनता है। ठीक है, हर आइडियोलॉजी का जन्म होता है, हर पार्टी अलग अलग आइडियोलॉजी पर काम करती है। ठीक है, किसको कौन तवज्जो देता है, किस पार्टी का क्या आधार हैं, आप देखोगे तो देखेंगे तो, लेकिन कुछ बेसिक आधार आपको दिखाई पड़ेंगे कि मानव कल्याण की बात हर पार्टी का संविधान करता है या लोकतांत्रिक विकास के संविधान की बात करता है। जो सार्वभौमिक मुद्दे हैं उन्हें वो जोड़ता ज़रूर है, क्योंकि पार्टी उनके बिना बनती ही नहीं है। तो आप देखेंगे इनके पक्ष विपक्ष में तर्क देते वक्त कि औद्योगिक देशी लोकतांत्रिक व्यवस्था का भार उठा सकते हैं। तो ऐसी बात है भैया, तो ये बताओ 1800 या जो 66 में कहेंगे या 60 के दशक में जब वहाँ औद्योगिक क्रांति होती है ब्रिटेन में, तो भारत से कच्चे माल की बात उठाने की क्या ज़रूरत थी। कह सकते हो, आप समझ सकते हो कि भारत से माल, जॉन सुल्विन का जो कथन है कि भारत की नदी, गंगा नदी का पानी एक सोख्ते से निचोड़कर जो है टेम्स नदी में निचोड़ दिया गया, तो उसकी आवश्यकता ही नहीं थी। वो तो औद्योगिक देश था, औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, उससे तो स्वयं भार उठा सकता था। तो ऐसा नहीं है, औद्योगिक देशी जिन देशों में औद्योगिक लोग, तो औद्योगिक अर्थतंत्र हर लोकतंत्र का एक हिस्सा है। ठीक, तो औद्योगिक देश आज आपको दिखाई पड़ेंगे, सभी देश है। भारत ने भी एलपीजी नीति को कहीं ना कहीं आप देखेंगे 91, 92, 93 में तोड़ दिया था। धीरे धीरे सतत विकास की प्रक्रिया में धीरे धीरे उन्होंने एलपीजी को, अंततः उन्होंने सभी कुछ देखा कि औद्योगिकरण को भी, हर क्षेत्र को, कुछ एरियाज़ को उन्होंने क्या है, जैसे आपकी सुरक्षा की बात है, संचार की बात है,
है, लेकिन क्या है अपने अंडर रखा। परमाणु हुआ, एटॉमिक एनर्जी हुई, इन चीज़ों को सुरक्षा के मद्देनज़र आज भी एलपीजी के आधार पर नहीं करते हैं। कारण देश की सुरक्षा का सवाल है। तो औद्योगिक देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का भार उठा सकते हैं, ऐसा सवाल है आपसे कि आप इस मत से सहमत हैं कि औद्योगिक देश ही लोकतंत्र का जो है भार उठा सकते हैं। गरीब देश आर्थिक विकास के लिए तानाशाही चाहिए। ठीक है, गरीब देशों में आर्थिक विकास के लिए तानाशाही चाहिए। इसी को आधार बना के शायद ब्रिटेन ने भारत पे सत्ता स्थापित की थी। ठीक, या कह सकते हैं कि भारत में अगर दूसरे स्तंभ कहोगे तो कहोगे भारत में जो जाति व्यवस्था है वो भी एक का तानाशाही का निर्माण कुछ इसी तरीके से कर सकती है कि हम ही विकास हैं इसलिए हम लोकतांत्रिक व्यवस्था का भार उठा सकते हैं। आप आर्थिक विकास जो विकासशील देश हैं उसी तरीके विकासशील पुरुष को विकसित करने के लिए तानाशाही का होना आवश्यक है। आप इस पॉइंट को लिखते हुए आगे बढ़ा सकते हैं कि ये भी एक तरीके से अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा ना ऐसा वहाँ संभव हुआ ना ऐसा यहाँ संभव हुआ, इसलिए ये शर्त नहीं है। एक शर्त है, एक शर्त के रूप में तो हो सकती है कि औद्योगिक देश लोकतांत्रिक व्यवस्था के भार उठाने में सहायक तो हैं, सिर्फ यही भार उठाएंगे ऐसा लोकतंत्र में कहीं नहीं लिखा है। आप इसको और अच्छी तरीके से एलोबरेट कर सकते हैं, हमसे अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। लोकतंत्र और नागरिकों के बीच असमानता को कम नहीं कर सकता। ठीक है, आप कहेंगे भारत कहें, क्या आप इस मत से सहमत हैं कि भारतीय लोकतंत्र विश्व के लोकतंत्रों से सामंजस्य रखता है? इस संदर्भ में क्या भारतीय या विश्व जो है भारतीय लोकतंत्र या विश्व के लोकतंत्र नागरिकों के बीच असमानता को कम नहीं कर सका है? क्या आप इस मत से सहमत हैं? लिखिए आप क्वेश्चन यहीं से। ठीक, पूरा मेंस का क्वेश्चन है यूपीएससी के। गरीब देशों की दूसरी चीज़ आपको बता दें, ये क्वेश्चन सिर्फ थर्ड पेपर या सेकेंड पेपर में ही नहीं, ये पेपर आपको थर्ड पेपर में भी दिखाई पड़ेगा, थर्ड जीएस के फोर्थ पेपर में भी एप्लीकेशन करेंगे, और तो और भारतीय इकोनॉमी के तहत और जीएस के फर्स्ट पेपर में जो सोशल इशू और सेकेंड पेपर में जो सोशल जस्टिस है उस पर भी आप काम यही नहीं सब मुद्दों पे काम करना है। असमानता, वेलफेयर स्टेट का निर्माण असमानता पर ही होता है, तो आप इन्हीं सब मुद्दों को आधार बनाते हुए वहाँ भी लिखेंगे। तो गरीब देशों की सरकार को अपने ज़्यादा संसाधन गरीबी को कम करने और आहार, कपड़ा, स्वास्थ्य, शिक्षा पर लगाने पर उद्योग की बुनियादी आर्थिक ढांचों पर खर्च करना चाहिए। तो देख सकते हैं कि वर्तमान सरकारें जिस समय देश आज़ाद हुआ था उस समय देश की सिचुएशन कुछ और थी। ठीक, हालात कुछ और थे। आप देखोगे बुनियादी चीज़ें थी, उन पे काम किया, इसी आधार पर प्लान बने। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना आई तो कहा कि हम, इंदिरा गांधी ने नारा दिया कि हम गरीबी ख़त्म कर देंगे। फिर उन्होंने सोचा कि लाओ, उनके ही एक पुत्र ने कहा कि हम गरीबों को ही ख़त्म कर दें। ठीक है, ऐसी भी एक विचारधारा उठी कि गरीबी स्वयं खत्म हो जाएगी, गरीबों को ही ख़त्म कर दें। इस आधार पे नाम लेना ठीक नहीं, राजनीतिक हैं, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते। इसी तरीके से उनकी आलोचना होती है, लेकिन गरीबी के मुद्दे पर इंदिरा गांधी को काफ़ी पॉपुलैरिटी मिलती है और वो आगे आगे सरकार बनाती हैं। ठीक है, एक बार वो हार भी जाती हैं। वो जब अपनी हिटलर या तानाशाही पे काम की, आपको आपातकाल की तरफ ले गई, जनता के अधिकारों का हनन किया। जनता सरकार आते ही जब जनता का अधिकारों का हनन हुआ तो एक जनता सरकार का निर्माण हुआ। अब जनता के सरकार का निर्माण हुआ तो जनता की सरकार क्या हुआ, जो है सरकार बदल गई। आप देख सकते हैं किस आधार पे। तो आधार तो यही है कि गरीब देशों की सरकारों को ज़्यादा संसाधन गरीबी को कम करने, आहार, कपड़ा, स्वास्थ्य, शिक्षा। आज भी भारत क्या है, विकासशील देश है, गरीब नहीं कहेंगे लेकिन विकासशील है, और उसके मुद्दे आज भारत में को लोगों को खाद्यान्न देना, कपड़ा, स्वास्थ्य, शिक्षा लोगों को देना। और देखोगे इसकी जगह क्या है, कहा जाता है अगर जो है गरीब देश इन देशों में अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाएंगे तो इन देशों को प्राप्त कर सकते हैं। इन देशों को प्राप्त करेंगे तो क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, तब ये औद्योगिक जगत में कदम रखेंगे, औद्योगिक जगत के बुनियादी आर्थिक ढांचे पर ये यही काम करने लगेंगे। तो देख सकते हो कि किस तरीके से क्वेश्चन में आपको कहाँ सा पॉइंट कहाँ उठाना है। पॉइंट शब्द वही है, देखना भर है, तो इसे भी देख सकते हैं या क्वेश्चन को बदल सकते हैं आप कि क्या आप इस मत से सहमत हैं कि गरीब देशों की सरकारों को ज़्यादा संसाधन गरीबी को कम करने, आहार, कपड़ा, स्वास्थ्य, शिक्षा पर लगाने की जगह उद्योग बुनियादी ढांचे पर खर्च करना चाहिए। आज के समय में क्या ये समसामयिक समय में क्या ये सही है? इस संदर्भ में भारतीय लोकतंत्र की समीक्षा कीजिए, कह सकते हैं। अच्छा ये बताइए, उनको जो भी आप क्वेश्चन लिखेंगे तो स्ट्रक्च बता देते हैं। क्या गरीबी, आहार, स्वास्थ्य, शिक्षा को
पर जो खर्च कर रहे हैं इसको कम करके आप औद्योगिक जगत को बढ़ावा देकर इन चीज़ों पर प्राप्ति कर सकते हैं। वर्तमान सरकार क्या इन्हीं चीज़ों पे काम कर रही है? क्या उनके ढांचे का आधार है? ऐसा नहीं है। वेलफेयर स्टेट की संकल्पना वो भी लेके चल रहे हैं, ठीक है, बुनियादी ढांचे को। तो ये एक अंग है कि उद्योग को भी बढ़ावा देना। तो हर स्तर में आप देखोगे जब भारत सरकार अपना बजट पास करती है तो उद्योग जगत को भी बढ़ावा देती है, कपड़ा, स्वास्थ्य, शिक्षा, आहार पर भी खर्च करती है, तो इन्हीं सबको आधार बनाती है। लेकिन आज अभी भी मुद्दा जो है विकासशील देशों का अभी क्या है, औद्योगिक ढांचे पर अभी कमज़ोर तो है ही है। इसके साथ साथ आप देखोगे अभी मुद्दा उनका आहार, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य पर भी बना हुआ है। इसी आधार पे आप देखोगे कि नागरिकों के बीच आर्थिक समानता, अमीरी और गरीबी दोनों के बीच लोकतांत्रिक देशों में है। तो आप देखोगे आर्थिक असमानता आपको कह सकते हैं कि आप इस मत से सहमत हैं कि नागरिकों के किसी भी लोकतंत्र में हमेशा आर्थिक असमानता रही है। विवेचना कीजिए तो देख सकते हैं आर्थिक असमानता का विचार ये नहीं कि लोग अमीर गरीब हैं, इसका आधार ये है कि सभी को आर्थिक समानता कार्य करने की बात की गई। वो अमीर होंगे, गरीब होंगे, उनके कार्य निर्धारण करेंगे, लेकिन किसी व्यक्ति का विकास उसको आर्थिक समानता के आधार पर हर कार्य करने की आज़ादी प्राप्त करना, यही आर्थिक समानता है। आपको समझना है क्वेश्चन। गरीब देशों की तरह लोकतांत्रिक देशों में भी क्या प्रक्रिया है, तो आप देख सकते हैं, इसे बढ़ाता रखते हैं, लिख सकते हैं। आप देखेंगे लोकतंत्र में सभी को एक वोट का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। इसका मतलब है कि लोकतंत्र में किसी भी प्रभुत्व का टकराव नहीं होता है। क्या आप इस मत से सहमत हैं कि लोकतंत्र में सभी को एक ही वोट का अधिकार प्राप्त है? पहले तो आपसे क्वेश्चन है कि अमेरिका में आप देखोगे क्या है, लोकतंत्र में एक वोट देने का अधिकार है, यहाँ भी है, लेकिन एक व्यक्ति एक सरकार को एक ही वोट दे सकता है। ऐसा लोकतंत्र की पहली शर्त है, समझना होगा। आप ये मत सोचना कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है इसलिए 2 वोट देने को मिलेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक। ऐसा यहाँ भी नहीं है, ऐसा वहाँ भी नहीं है, ऐसा किसी भी लोकतंत्र में नहीं है कि लोकतंत्र में जहाँ लोकतंत्र उसने 2 वोट देने। हाँ, आप चोरी छुपे कहीं डाल आएँ, दूसरा वोट अलग है, ठीक है, वो व्यवहारिक नहीं है, वैधिक नहीं है, देख सकते हैं। तो लोकतंत्र में सभी को एक ही वोट पाने का अधिकार है। इसका मतलब है कि लोकतंत्र में किसी तरीके का प्रभुत्व और टकराव नहीं होता है। व्यवहारिक रूप से लोकतांत्रिक होने के मताधिकार, जो मत का अधिकार है, इन सभी अधिकारों के तहत क्या है, कोई टकराव ना हो, इस तरीके की व्यवस्था की गई है। आप यहाँ लिखा है, क्या आप इस मत से सहमत हैं? क्वेश्चन लिख डालिए पूरा लोकतंत्र पे। अब देखिए नीचे दिए गए ब्यौरों में लोकतंत्र की चुनौतियों की पहचान करें, ठीक। जैसे कहा ना कि जब ये आलोचना तभी करोगे जब आपको पहचान होगी। और कहोगे कोई कि लोकतंत्र की आलोचना क्यों कर रहे हो भैया, लोकतंत्र पूरा है, सरकार की क्यों आलोचना कर रहे हो? तो कहना कि हम सरकार की नहीं, लोकतंत्र की आलोचना कर रहे हैं। लोकतंत्र की आलोचना करना हमारी लोकतंत्र के विकास की जो है पहली शर्त है, ठीक। तो आपको कोई रोकने की कोशिश करे तो बता दीजिएगा उसे ऐसी शब्दों में। तो देखेंगे लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए नीतिगत संस्था उपाय भी सुझाएं। तो देखिए नीतिगत संस्थाएं भारत सरकार की एग्जाम्पल ले सकती हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं। नीतिगत में नीति आयोग अपने आप में एक संस्था बनी हुई है, जिसे योजना आयोग के स्थान पर क्या है, एक थिंक टैंक के रूप में स्थापित किया है कि भैया ऐसा काम करना चाहिए। कोई मुद्दा आता है तो थिंक टैंक बैठता है कि अब क्या किया जाए, कैसे कार्य किया जाए, ठीक है। किसी मुद्दे पर डिबेट होगी, फिर उस पर क्या करेंगे, एक ऑडियंस पोल पारित कराएंगे, ऑडियंस पोल पारित होगा तो क्या उस पर कार्य करेंगे। तो इस तरीके से भी देख सकते हैं कि लोक उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद भी आपको एग्जाम्पल लोकतंत्र में लिखते हुए इनको बेहतरीन तरीके से दिखाएं कि उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद भी उड़ीसा में दलितों और गैर दलितों के प्रवेश के लिए अलग अलग दरवाज़ा खोलने वाले एक मंदिर के एक ही दरवाजे ही सबको प्रवेश देने की अनुमति देनी पड़ी। आप देखोगे इससे पहले केरला में जाओगे तो गांधी जी के साथ एक व्यक्ति थे, उन्होंने भी इसके लिए लड़ाई लड़ी, एक मंदिर में प्रवेश करने के लिए अलग अलग दरवाजे के लिए। वहाँ तो ये था, उड़ीसा में तो ये था कि तुम इस दरवाजे से जाओ, हम इस दरवाजे से जाएंगे, भगवान ने जैसे बनाया हो मंदिर, तो देख सकते हैं। इसके बाद उत्तराखंड के ऐसे मंदिर हैं जहाँ क्या है, बहुत सारे मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार नहीं था, ठीक है। और ऐसे ही केरला में आज भी ऐसे कुछ मंदिर हैं। ये तो गैर दलित महिलाओं के लिए भी है कि कौन मंदिर में पुरुष जाएंगे, क्यों उस मंदिर में महिलाएं जाएंगी। यहीं से आपको ये भी मुद्दा दिखाई पड़ेगा। इसी को लिखते हुए आप क्या करेंगे, इन मुद्दों को भी उठा सकते हैं। इस तरीके से भारत के विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो कहना आपको एक क्वेश्चन है यहीं से है
है कि क्या आप इस मत से सहमत है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारतीय लोकतंत्र किसान लोकतंत्र जो है कि एक आधार है, किसान लोकतंत्र से बना है। आज भारत में भारतीय लोकतंत्र किसानी या किसान लोकतंत्र की अनदेखी कर रहा है। क्या आप इस मत से सहमत हैं? वर्तमान समय का ये मुद्दा भी चल रहा है। आप देख सकते हैं किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसान इस समय आंदोलन भी कर रहे हैं, इसको लिख सकते हैं। और ये मुद्दा अगर किसान आंदोलन ना कर रहे होते तो किसानों के लिए हमेशा ये मुद्दा रहा। किसान लोकतंत्र में कहता है कि हमारे लिए सरकार क्या करती है, ठीक है, हमें तो जितना कमाते हैं उसी में लगा देते हैं, फिर निकालते हैं, फिर बस खा पी लेते हैं, कुछ जमा नहीं होता है। तो किसान के मुख से आप यही लाइनें सुनोगे। तो इन्हें देख सकते हैं। तो किसान लोकतंत्र की देखोगे तो एक तरीके से हमेशा आलोचना करता नजर आएगा। तो क्या इसका मतलब ये है कि किसान लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है, वो विकास में बढ़ावा नहीं दे रहा? तो बिल्कुल आप उनको सवालों को जवाब दें। जम्मू कश्मीर के गढ़वाड़ा में मुठभेड़ बताकर जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा 3 नागरिकों की हत्या करने के आरोप में इस घटना के जांच के आदेश दिए। तो आप इसे डिसीजन मेकिंग की तरफ ले जाइए। जीएस के 4th पेपर में इसको लिखिए कि किस तरीके से कमीशन क्या कार्य करती है, किन साक्ष्यों को आधार बनाकर डिसीजन लिया जाता है, ठीक है, आप इसे देखोगे। कोई भी मुद्दा सामाजिक मुद्दा कैसे होता है, किसी बात को पहले क्या होगा, लोगों से भी पहले क्या होगा, एक विचार आएगा, फिर आप उसको समझेंगे। विचार पहले क्या होगा, एक हवा में होगा, शब्दों के द्वारा होगा, फिर लोगों से लोगों के बीच में विचार आएगा, फिर वो धीरे धीरे एक मुद्दा बन जाएगा। इसी तरीके से सामाजिक मुद्दे भी बनते हैं, ठीक। कोई मुद्दा अचानक नहीं आता है, कोई समस्या अचानक नहीं आती है, धीरे धीरे क्या होता है, जन्म लेती है, तभी समस्याएं होती हैं। तो आप देखेंगे क्या इसको भी क्वेश्चन है कि समस्या जो है, कोई भी समस्या अपने आप में क्या है, समस्या जैसी आपको जो दिखाई पड़ती है आज ये समस्या है, क्या ये समस्या के रूप में जन्म लिया, कोई ऐसी बीमारी या कह सकते हैं, नहीं, ये धीरे धीरे प्रक्रिया है। अगर बीमारी है तो आपने उसी समय इसका इलाज क्यों नहीं किया? तो देख सकते हैं। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा विचार सही है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने सफलतापूर्वक इस पर क्या कार्य किया है? तो देखेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सफलतापूर्वक क्या हुआ है, लोकतांत्रिक लोगों के बीच टकराव को समाप्त किया है। टकराव मतलब संस्कृतियाँ, जाति, धर्म सबके बीच, यही लोकतंत्र का काम है, क्योंकि आधार हैं ये लोकतंत्र। देख सकते हैं लोगों के बीच आर्थिक असमानताएं समाप्त कर दी गई। तो लोगों के बीच आपको देखोगे आर्थिक असमानताएं समाप्त हो गई हैं, ठीक है। हाशिए के समूहों को कैसा व्यवहार हो, ठीक है, ये सारे मतभेद मिटा दिए गए। ये सभी लोकतंत्र के डिसीजन मेकिंग के पार्ट हैं। इसे आप लिखिए मूल्यांकन, इन्हें आप आधार बना सकते हैं। राजनीतिक गैर बराबरी के विचार को समाप्त कर दिया गया। ये अपने आप में क्वेश्चन बना लीजिए, इन्हीं को आप पॉइंट बनाकर अपने आंसर को फुलफिल कर दीजिए। देखिए आपके लिए कितनी बढ़िया बात है। देखोगे लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से भैया देखोगे तो इनमें से एक भी चीज़ क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। जैसे चुने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, लेकिन आप देखोगे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए कहीं ना कहीं क्या है, बात होती रहती है कि स्वतंत्र चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। कभी कहते हैं कि क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से हो, कभी जब कागज़ वालों से होता था तो कहते हैं कि नहीं, लोग स्याही लगा लेते हैं, अब इलेक्ट्रॉनिक मशीन से आएगा तो अब निष्पक्ष चुनाव होंगे। आज फिर वही कहने लगे कि नहीं, बैलेट पेपर ही सबसे बढ़िया था। उसमें क्या था कि लोग सामने खड़े रहते थे, चेक करते रहते थे। मशीनों में तो ऊपर से ही गड़बड़ होके आते, कंपनी को ही, कंपनी जिस कंपनी से बन के आई वहीं से सरकार गड़बड़ करा देती है। तो भैया ये व्यवस्था लगातार चलती रहती है। कमियां हैं लोकतंत्र में। अगर पार्टियां इस प्रति की बात नहीं करेंगी तो सरकार की आलोचना कैसे करेंगी? तो इसी को समझ सकते हैं आप। इसके साथ ही आप देखेंगे व्यक्ति की गरिमा कैसे करते हैं। तो व्यक्ति की गरिमा लोकतंत्र में कैसे है, आप एक लोकतंत्र में हैं, आप कौन कौन सी गरिमा चाहते हैं, वैसी सब व्यक्ति चाहते हैं, ऐसे समझ लीजिए। जो अभी आप नहीं जानते हैं वो भी जान लेंगे अगर आप लोकतंत्र के प्रति सजग हैं। जब आपको एक गरिमा का जीवन जीने मिलेगा तो अगली गरिमा का जीवन जीने के लिए आपको स्वयं तत्पर हो जाएंगे, यार ये भी तो हमारी गरिमा है, ठीक है। तो ये भी बात संवाद है हीगल का, ठीक। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे व्यक्ति अपने अधिकारों को जानता है वैसे वैसे जानता है कि ये हमारी गरिमा है, इनको हमें ऐसे जीना है, ठीक है, तो वैसे भी जी सकता है। दूसरा, उसको लगे कि नहीं गरिमा यहाँ उसे शुरू से लग जाए कि हमारी गरिमा का सवाल है, तो वो उस तरीके से भी जी सकता है। व्यक्ति को अपनी डिग्निटी अंततः नहीं छोड़नी चाहिए, तो उसको भी मानना चाहिए, दूसरे को सम्मान भी देना चाहिए। तभी लोकतंत्र में एकता और में विविधता का जीवन संभव है। तो यह विविधता में एकता का जीवन संभव है। दोनों दो हाथ हैं, दोनों दो एक गाड़ी के दो पहिए हैं, ठीक है। आप जो गाड़ी चलाते हैं उसमें एक पहिया मान लो, दो पहिया जो भी हो। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में किए गए अध्ययन को बताते हैं। कैसे अध्ययन करोगे? तो देखो कि लोकतंत्र और विकास साथ साथ चलते हैं।
देखिए क्वेश्चन भी है और आंसर भी लिखते चलिए। यहाँ क्वेश्चन बनाएं तो क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है राजनीतिक, क्या आप इस मत से सहमत है कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो राजनीतिक सामाजिक जो असमानता या असमानताएं में देखोगे तो लोकतंत्र और विकास साथ साथ चलते हैं। या ऐसे लिखें कि आप इस मत से सहमत हैं कि लोकतंत्र में विकास और लोकतंत्र जो है एक साथ साथ चलते हैं। ठीक है, अब विकास की प्रक्रिया को आपको तोड़ना है। पहले लोकतंत्र दिखाना है कि कैसे चलता है, लोकतंत्र क्या है, कितने प्रकार आप दिखाएं ना दिखाएं, लेकिन विकास को आप दिखाएंगे कि लोकतंत्र के विकास के कितने पक्ष हैं, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, विधिक, संवैधानिक, जो भी हैं, बहुत सारे विकास दिखाना है। मानवता, वेलफेयर, जितने दिखा सकते हैं आप दिखा डालिए। ठीक है, और दिखाएंगे तभी जब आपने कुछ लोकतंत्र को समझा होगा कि लोकतंत्र का विकास कैसे होता है। ठीक, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में असमानताएं बनी रहती हैं। क्या आप इस मत से सहमत हैं कि आज भी दुनिया के जो सबसे विकसित लोकतंत्र हैं उनमें लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं दिखाई पड़ती हैं? आप चर्चा कीजिए। आप अमेरिका में अभी लोकतंत्र विकास कर रहा, भारत का लोकतंत्र विकास कर रहा, आपको दिखाना है असमान, और एनालिसिस भी दिखा सकते हैं तुलनात्मक रूप से। आज अमेरिका का लोकतंत्र किस मुद्दों पे बात कर रहा है और भारतीय जो लोकतंत्र है किन मुद्दों पे बात कर रहा, या भारतीय पार्टियां किस मुद्दों पे बात करती हैं और अमेरिका की पार्टियां किस मुद्दों पे बात करती हैं। तो इन मुद्दों को भी आप दिखा सकते हैं। तानाशाही में असमानताएं नहीं होती हैं। ठीक है, जहाँ आप क्या इस मत से सहमत हैं कि लोकतंत्र तानाशाही में असमानताएं नहीं होती हैं? इस पॉइंट को आप लिख सकते हैं किससे, टिप्पणी में लिखिए कि तानाशाही में असमानताएं नहीं होती हैं। टिप्पणी कीजिए, लिखिए खूब टिप्पणी, तानाशाही, दुनिया में तानाशाही लोकतंत्र थे। ठीक है, तो आप भी इस पर लिख सकते हैं, चाहे इटली हो, चाहे वो जर्मनी रहा हो, चाहे लिख डालिए कि कहाँ नहीं असमानताएं दिखी, दिखा दो। तो तानाशाही लोकतंत्र से बेहतर साबित हुई है। ठीक है, ऐसा भी लिख सकती है, तानाशाही लोकतंत्र में साबित हुई है। ठीक, आप यहाँ दिखाएंगे कि तानाशाही जो है कैसे, क्या आप इस मत से सहमत है कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में तानाशाही, या किसी भी व्यवस्था में तानाशाही लोकतंत्र से हमेशा बेहतर साबित हुई है? ऐसे आपको दुनिया के कुछ एग्जाम्पल दिखाई पड़ेंगे, लेकिन कुछ देर के लिए वो तानाशाही रहे और तानाशाही की प्रक्रिया अफलातून की तरह है, फिर वो वापस लोकतंत्र की प्रक्रिया में बदल गए। वो लगातार इस प्रक्रिया में नहीं बना रह सके कि हम तानाशाही हैं। आप देख सकते हो चाइना का एग्जाम्पल, वो अपने आप को तानाशाही कहता है भले ही, लेकिन उसने कैपिटलिस्ट को आज सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया है। वेलफेयर स्टेट के रूप में वो काम कर रहा है, पूंजीवादी के रूप में वो काम कर रहा है, लेकिन कौन कहलाता है? साम्यवादी देश, तानाशाही में गिना जाता है। रसिया, जार शासन का ब्रेक हुआ 1918, इसके बाद वहाँ क्या हुआ? साम्यवादी शासन व्यवस्था बनी, समाजवादी व्यवस्था बनी, लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है? शीत युद्ध के बाद चलते क्या हुआ? शीत युद्ध ब्रेक होता है, यूएसआरआर टूटता है, तानाशाही ब्रेक होती है उसकी भी, और उसी तानाशाही में आप देखोगे वहाँ भी धीरे धीरे समाजवाद, पूंजीवादी समाजवाद की ओर आगे बढ़ा। भारतीय लोकतंत्र में नेहरू कहा जाता है कि वैज्ञानिक समाजवादी थे, तो उन्होंने वैज्ञानिक लोकतांत्रिक समाजवादीवाद को बढ़ावा दिया, उन्होंने पहले ही इस चीज़ को एग्जाप्ट कर लिया। आप इसको भी देख सकते हैं। दूसरा, इसमें बात करें कि जिसमें जो है अमेरिका को देख सकते हैं। अमेरिका सबसे बढ़िया लोकतंत्र है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि तानाशाही लोकतंत्र है। क्या वाकई में अन्य देशों के लिए बेहतर साबित है? अपने देशों के लिए, अपने देश के लिए तो वो लड़ लेता है, मर लेता है, उसका एक भी नागरिक कहीं हताहत हो तो वो जाके वहाँ मार काट के चला आता है। ठीक, हाँ, लेकिन अन्य देशों के लिए लोकतंत्र कैसे बेहतर है, आप ये भी देखिए। या उस तानाशाही लोकतंत्र में, जो तानाशाही कहता है कि हम लोकतंत्र हैं, क्या उन देशों के लिए वो तानाशाही है? जिस देश में वो तानाशाही है, जिस देश का वो तानाशाही लोकतंत्र है, उस देश के लिए क्या वो तानाशाही लोकतंत्र है? ऐसा नहीं है। तो भैया कहा जाता है कि भारतीय एग्जाम्पल, एक उदाहरण दिया जाता है ना, कि चोर भी चोरी 4 घर छोड़ के करता है या 4 गांव छोड़ के करता है, तो तानाशाही उसकी कहते हैं लोग, चलो 4 गांव छोड़ के, तब वहाँ के लोग कहते हैं कि यार हमारे लिए तो अच्छा है। तभी ऐसे ही अमेरिका का है, अमेरिका भी जो तानाशाही करता है लोकतंत्र की, वो 4 देश छोड़ के करता है, उसे लगता है कि हमें कहाँ करनी चाहिए कहाँ नहीं। तो इस प्रक्रिया को भी आप समझ सकते हैं। दूसरा, आप ऐसे कहें कि तानाशाही कोई भी हो, दुनिया में कभी भी संभव या लगातार सतत प्रक्रिया में नहीं रही, हमेशा उनका अंत हुआ। नेपाल का उदाहरण देख सकते हो कि तानाशाही लोकतंत्र, साम्यवाद लोकतंत्र अभी भी क्या है, वहाँ पूर्ण रूप से अभी इस्टेब्लिश सरकार को होना बाकी है, क्योंकि तानाशाही
हमेशा स्थायी चीज़ को कभी बढ़ावा नहीं देती, क्योंकि तानाशाही क्या होगा, तानाशाही सरकार एक है नहीं है, हो सकता है उसके ही लोग अब तानाशाही का विरोध करें, बहुत सारी समस्याएं हैं, या उस देश के लोग उस तानाशाही का विरोध करें। तो तानाशाही कब संभव है, तानाशाही को कब संभव बनाया जाए? जैसे 1857 में एक देखोगे लोगों ने स्वयं क्या हुआ था, एक राजतंत्र को बढ़ावा सिंबॉलिक कि अपने लोगों को बचाना है। उस समय 1857 में बहादुर शाह जफर को राजा घोषित कर देते हैं कि एक तो कोई व्यक्ति चाहिए जिसको हम मान सकें कि हम इसके लिए काम कर रहे हैं, तब तो ठीक है, लोकतंत्र में तब तो बेहतर साबित हो सकता है कि अब कोई तंत्र ही नहीं बचा है, एक तानाशाही स्थापित करो, कुछ तो स्थापित कर दें। चाहे राजतंत्र में आप देख लो, पुराने राजतंत्र थे, जब भी कोई ऐसी घटना घटी तो उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को चुना कि इसको तानाशाह मान लेते हैं, राजा मान लेते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए लड़ लेते हैं, तब वो दूसरों के खिलाफ लड़ पाते हैं। तो इसी को आधार बनाते हुए लिखना है, लेकिन वो लगातार संभव नहीं है, ठीक है, बदलाव होता है। तो लोकतंत्र ही सबसे बेहतर है, तानाशाही लोकतंत्र सबसे बेहतर नहीं है। कुछ डिसीजन जैसे लोकतंत्र में जहाँ कमियाँ हैं, आप ये भी लिखें आंसर राइटिंग में कि तानाशाही लोकतंत्र में तानाशाही वहीं बेहतर है जिस लोकतंत्र में जो असमानताएं रह गई हैं, उस असमानताओं को, मानव असमानताओं को पूरा करने के लिए अगर कोई लोकतांत्रिक सरकार में कोई तानाशाही लोकतंत्र बनकर उन पर काम करती है तो वो लोकतंत्र के लिए बेहतर साबित होगी। इस तरीके से आप उनको लिखेंगे तो आंसर और मजबूत हो जाएगा और आपको अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। इसी के साथ आपको एक क्या है, एक दिया गया है ये पैरा, और नीचे मिलेंगे आपको ये क्वेश्चन, ठीक है, आपको देखो अलग अलग हैं। तो ये क्या है, आपको जीएस का 4th पेपर में जहाँ आपको क्या मिलेगा, एक मिलेगा पैराग्राफ, तो आप उससे आंसर निकालेंगे। तो नीचे दिया गया है लोकतंत्र में कि नन्नू क्या है, एक दिहाड़ी मजदूर है, पूर्वी दिल्ली के झुग्गी बस्ती में बेलकम मजदूर कॉलोनी में रहता है, ठीक है, उसका राशन कार्ड गुम हो गया है। जनवरी 2006 में डुप्लीकेट राशन कार्ड बनवाने के लिए उसने अर्जी दी। अगले 3 माह तक उसने राशन विभाग के दफ्तर या चक्कर लगाए। आपको आंसर या आपके आंसर को समझ में आ जाना चाहिए कि आंसर किधर जा रहा है, या ये आपसे क्या मांग करने वाला है, कि आप कितने सजग हैं, आप कैसे मांग करते हैं। 3 महीने से चक्कर लगा रहे लेकिन क्या हुआ, ठीक नहीं मिला। तो कौन सा गाना है वो कि 12 महीने, तो वही चीज़ है। तो अगले तार बेतार वाले नियम पे कि 12 महीने लाइन मारी फिर भी मिला ना नंबर। तो देखेंगे अगले 3 महीनों तक उसने राशन विभाग के दफ्तर में कई चक्कर जो है क्या किए, लगाए, लेकिन वहाँ तैनात क्या है, किरानी और अधिकारी उसका काम करने, अर्जी करने की स्थिति बताने की कौन ये कहे कि उसको देखने के लिए तैयार ना थे, या कौन कहे क्या कहे, क्योंकि क्या था, एक जुग्गड़ मजदूर था दिहाड़ी का, तो उसे लगा कि ये तो लोकतंत्र में क्या है, जो हमारा अधिकार है ये इसका अधिकार नहीं है, शायद उन्हें यही लगा होगा। आखिरकार उसने सूचना अधिकार का उपयोग कर दिया। आखिर जो अधिकारी महोदय थे उन्हें पता नहीं था कि दिहाड़ी मजदूर पढ़ा लिखा था, उसे सूचना का अधिकार प्राप्त था, तो उसने प्राप्त कर लिया। उसने अर्जी की, दैनिक प्रगति का ब्यौरा का आवेदन किया, और इसके साथ ही उसने इस अर्जी पर काम करने वाले अधिकारियों के नाम और ना काम करने वाले अधिकारियों की सूरत में खिलाफ में कार्रवाई का ब्यौरा मांगा। सूचना के अधिकार वाला आवेदन देने के हफ्ते भर के अंदर खाद्य विभाग के एक इंस्पेक्टर उसके घर पहुंच गए। उन्हें लग गया कि अरे मजदूर तो पढ़ा लिखा निकला, अब तो हमें ही चलना पड़ेगा। उसने नन्नू को बताया कि राशन कार्ड जो है भैया तुम तैयार है, तुम दफ्तर आके ले जा सकते हो। अगले दिन जब नन्नू राशन कार्ड लेने गया तो उसके इलाके के खाद्य और आपूर्ति विभाग के सबसे बड़े अधिकारी ने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया, गुलदस्ता देकर, फूल के। इस अधिकारी ने उसे चाय की पेशकश की और कहा कि अब आपका काम हो गया है, इसलिए सूचना के अधिकार वाला आवेदन आप वापस ले लें। आप देख सकते हो कि सूचना का अधिकार कितना बड़ा आपके पास एक अधिकार है, अगर आप कहीं कोई अधिकारों का हनन हो। नन्नू का उदाहरण तो बताता है, या ये एक बात है कहेंगे, नन्नू के इस आवेदन का अधिकारियों पर क्या असर हुआ, आप इसे देख सकते हो, ठीक है। पहला सवाल है कि एक वही सरकार का हिस्सा जिन्होंने मना कर दिया, एक वही सरकार का हिस्सा जिससे सूचना मांगी गई, तो उन्होंने कहा जरा सूचना दो इस पर, ठीक है। ऐसा थोड़ी, सूचना विभाग के पास ऑलरेडी सूचना थी, उसने भी एक लेटर लिखा होगा इस खाद्य रसद विभाग के पास कि भाई ऐसी ऐसी बात आई है, ज़रा इनको सूचना मुझे चाहिए। उन्हें लग गया कि बात कहीं आगे ना बढ़ जाए, हमारी जांच ना बैठ जाए, हमारे कार्य को अन्य, इसके चक्कर में अन्य कारणों की निगरानी ना हो जाए जो अभी तक उन्होंने किए थे।
या उनका लेखा जोखा सरकार ना मांग ले या सरकार के अधिकारी ना मांग लें, तो उन्होंने तुरंत उसका काम कर दिया और कहा नन्नू भैया ज़रा अपना वापस ले लो, हमने तुम्हारा काम कर दिया है। तो देखोगे उनका अनुभव कैसा रहा। तो यहाँ मुद्दा था कि पहला, क्या लोकतंत्र में नन्नू जैसे पढ़े लिखे लोगों का अनिवार्य होना आवश्यक है? ठीक, पहला क्वेश्चन आपसे। दूसरा, बात करेंगे सामाजिक विविधताओं में कि क्या ये सामाजिक विविधता में सूचना के अधिकार और सूचना का अधिकार क्या सामाजिक विविधता को एकता में कन्वर्ट करने में सहायक सिद्ध हुआ है? ऐसे भी क्वेश्चन लिख सकते हैं आप। लिख सकते हैं। दूसरा, इस संदर्भ में सूचना के अधिकार से क्या समझते हैं? सूचना का अधिकार आज लोगों के लिए लोकतंत्र का एक जो है पहलू साबित हुआ है, एक विकास की प्रक्रिया में उसका एक पहलू साबित हुआ है। आप चर्चा कीजिए। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए। चौथा, सामाजिक विविधता के साथ महिलाओं के अधिकार की बात करें तो महिलाएं भी इस अधिकार के तहत बात कर सकती हैं कि भैया हमें भारत सरकार ये सूचना दे कि भारत सरकार ने सूचना के अधिकार के तहत मानव महिला का एक व्यक्ति होने के नाते जो भारतीय संविधान में अधिकार दिए थे, उन अधिकारों के तहत भारत सरकार ने क्या क्या काम किए हैं, हमें लिखित ब्यौरा दें। इस संदर्भ में भारतीय सरकार का महिलाओं के प्रति किए गए कार्यों की समीक्षा कीजिए। आप लिखिए। अगर आप पता महिलाओं की समानता की बात हो गई, अब जातिगत असमानता की बात आते हैं। भारतीय संविधान समानता पर आधारित है। इस आधार पर नन्नू को जो है मिले अधिकार का प्रयोग करके आज समानता का अधिकार पर कहाँ तक संभव हो पाया है, समीक्षा कीजिए। आप तीसरा क्वेश्चन ऐसे लिखें, या ये जो सूचना के अधिकार के तहत आप लिख सकें कि जातिगत असमानता को, सूचना का अधिकार जातिगत असमानता को कम करने में कहाँ तक सहायक है या कहाँ तक सफल हुआ है, आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है। या सूचना के अधिकार को में लिखें कि आर्थिक असमानता को कम करने में कहाँ तक संभव हुआ है, इस पर कम करें। और भी एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है। इस तरीके से आप देखोगे हमने पूरी चर्चा भी कर ली, लोकतंत्र पे भी चर्चा कर ली, क्वेश्चनों पे भी चर्चा कर ली और चैप्टर भी ख़त्म कर लिया और आपके अंदर नए नए आइडियाज़ भी विकसित हो गए। तो मिलते हैं। अब जो विकसित हुआ तो क्या होगा, आपके अंदर एक होगा हीगल वाला विवाद। बात तो पहले ही था, मेरा आइडिया चला गया। अब दोनों लड़ेंगे, दोनों से लड़के एक बात विचार होगा और उसी जो हमने दिया है वो संवाद बन जाएगा। और क्या बनेगा, अब आपके लिए अगले चैप्टर में चुनौतियाँ बन के आएगी। तो वही लोकतंत्र की जो चुनौतियाँ हैं जो हमने आपको बनाई हैं अभी अगले इस चैप्टर में, वो आपको चुनौतियों के रूप में निकलेगा। तो इस तरीके से एनसीईआरटी ने आपको पिरोया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप प्लीज़ लाइक, सजेस्ट, कमेंट जो भी आपको लिखना हो प्लीज़ देखें, आगे बढ़ाएं। मिलते हैं इंदिरा सिविल सर्विसेज के तहत बाय अनुज पटेल सर अगले वीडियो में, लोकतंत्र की चुनौतियाँ।